जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो आपके साथ में चर्चा परिचर्चा चल रही वह खास तौर पर यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में चीजों को डिस्कस करने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपकी परीक्षा यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए एक सेशन जो अति इंपॉर्टेंट अनिवार्य एक सीरीज रिवीजन की राह आपके साथ में शुरू की, जिसके माध्यम से हमने आपसे पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को लगभग कंप्लीट कर लिया। पॉलिटी पे एक दो सेशन और है, उसको भी हम जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकर के आएंगे। लेकिन ये आज इकोनॉमी का अति महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने जा रहा है। आपका कमेंट आता है सर कि इकोनॉमी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यस, लेकिन मैं आपको आपकी भाषा में इसको इतना इजी कर देंगे, आप कहोगे सर क्लास में आनंद की अनुभूति हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुरु दक्षिणा है। बस सेशन को आप लाइक और अपना फीडबैक और सब्सक्राइब हो सके तो ये गुरु दक्षिणा मतलब कि अपने ग्रुप में, सर्किल में, फ्रेंड में इसको शेयर कर दें। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर स्टेटस भी लगा सकते। क्लियर? तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लासेस में हम आपके साथ उपस्थित हैं लेकर इंडियन इकोनॉमी का डे 3, और आज इसमें हम महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आप कहते हैं जीडीपी, जिसमें आप पढ़ते हैं जीएनपी, एनडीपी, एनआरआई, एनएनपी और इन सभी के बारे में, पीआई, पर्सनल कैपिटल इनकम, प्राइवेट इनकम, इन सभी को डेप्थ में और डिटेल्स में समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो अब तक इस पे 2 क्लासेस हमारी हो गई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता ताकि आपको कुछ चीजें हम बता सकें। देखिए, न केवल हम आपके साथ में आपकी यूपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस का रिवीजन करवा रहे हैं, बल्कि इन सब के अलावा सुबह मॉर्निंग में 9 PM को, पहले 8 बजे होती थी, अब ये 9 बजे आपकी क्लास होगी करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर ले रहे हैं। उसके साथ साथ 3 PM को डेली बेसिस पर एजुकेशन बायर यूपीएससी पर, यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर PYQ हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी उसमें चल रही है, लगभग कंप्लीट होने वाली है। कल के सेशन में जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था, क्लियर, तो अब तक हमने उसमें आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज तक चीजें कर ली हैं। और शाम को 7 बजे 7 PM पर आपकी चल रही है टेस्ट सीरीज। तो इतना कुछ, और उसके साथ साथ जीएस का रिवीजन। न केवल ये, बल्कि हम आपके साथ में आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसैट भी आपके साथ में कवर कर रहे हैं। बोले सर, सीसैट में अब तक हमने प्यारे विद्यार्थी आपसे रीजनिंग कंप्लीट कर ली है, और मैथ में 2 सेक्शन जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो 80% आपके मैथ को कवर करता है, उसमें हमने आपका नंबर सिस्टम और एक आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विद प्रैक्टिस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ में हमने इन चीजों को डिस्कस कर लिया। क्लियर? और इस पे मैथ पे जोड़ी हुई क्लासें और लेंगे। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन पर भी क्लासें आपकी जल्दी होंगी। तो चलिए समय न गवाते हुए इंडियन इकोनॉमी विद PYQ आज हम देखेंगे आपके साथ में। आइए, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि चीजें एकदम स्मूथ तरीके से आपको विजिबल है या नहीं। हाँ सर, बिल्कुल एकदम विजिबल है।
देखो, अब जरा आपको धैर्यपूर्वक चीजों को समझते चलना है, सुनते चलना है। आप 4A साइज की पेन पेंसिल एक ले लेंगे, पेपर, अगर नोट डाउन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। देखो, यहां पर है राष्ट्रीय आय। टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय, मतलब कि जीडीपी। राष्ट्रीय आय, सर ये राष्ट्रीय आय क्या है? इसको बोलते हैं किसी देश की इनकम। जैसे आपकी होती है ना पर्सनल इनकम, वैसे ही देश की भी आप देखोगे आय होती है राष्ट्रीय आय। इसमें खासतौर पर क्या शामिल होता है? इसमें वस्तु प्लस सेवा, वस्तु प्लस सेवाओं का इसमें जो प्रवाह होता है, वस्तु और सेवाओं का जो आपका प्रवाह होता है, क्या होता है? जो आपका प्रवाह होता है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। वन फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप यूं समझे कि भारत की भी क्या है, एक आपकी देखोगे राष्ट्रीय आय है। आपने देखा होगा कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या है, तो वह वर्ल्ड बैंक इस चीज को समय समय पर निर्धारित करती रहती है कि आप विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है कि नहीं। एक शब्द में कहें तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी देश के भीतर वस्तु और सेवाओं का प्रवाह, उत्पादन, इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यही राष्ट्रीय आय होती है जो किसी देश में एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई और इन सब के अलावा निवेश को बढ़ावा देती है। मतलब सर इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। यही है आपकी क्या, राष्ट्रीय आय देखने के लिए मिलती है। ये वह इंडिकेटर है जो किसी निवेशक को बताता है आपके देश की स्थिति क्या है। कैसी स्थिति सर? यही राष्ट्रीय आय है जो बताती है आपके देश की आर्थिक स्थिति क्या है, मतलब कि इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। इकोनॉमिकली आपका आप देखोगे स्टेटस क्या है, ये आपको बताने का प्रयास करती है। यही है राष्ट्रीय आय। क्लियर हुआ? ये है आपकी राष्ट्रीय आय। ये हमारा पठन पाठन का तरीका है। क्लियर हुआ? इसी में हम आपके साथ में क्या क्या पढ़ेंगे, ये तो राष्ट्रीय आय हमने आपको बताया। जैसे भारत की राष्ट्रीय आय, किसी राज्य की राष्ट्रीय आय, राज्य आय होगी, व्यक्तिगत आय होगी, उसको कितना प्राप्त हो रहा है, मुद्राएं कहां से आ रही हैं और कहां पर जा रही हैं, और बचा हुआ जो है वो उसकी नेशनल इनकम कही जाती है। आइए जरा इस चीज को थोड़ा सा आगे और डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी के बारे में। बोले सर क्लियर? देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम देखें इकोनॉमी के, तो जरा उनको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो आपका अगर फाउंडेशन क्लियर होगा, बेसिक सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, तो आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी समस्या, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आज जरा देखते हैं कुछ बेसिक इंपोर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट। अब इन कॉन्सेप्ट को आपको समझते चलना है। क्लियर? 4A पेपर आप ले लेंगे। अगर आप सफर भी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेवलिंग पर कर रहे हैं, तब भी आप आराम से अपना सुनते हुए चले क्लास को, सारी चीजें आपकी रिवीजन हो जाएंगी। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपसे यूपीएससी पूछे, स्टेट पीसीएस पूछे, या कोई एक आम नागरिक पूछे, कोई भी आपसे पूछे, आप उसको चुटकियों में बता दोगे ये सारे कॉन्सेप्ट। आपके टिप पर हम इसी क्लासेस के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं, करवा के मानेंगे। चलिए देखिए, यहां पर पहला कॉन्सेप्ट है आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, देखो जब हम बात करते हैं किसी का मार्केट प्राइस निकालते हैं, जरा समझना,
मान लीजिए अगर मैं कहूं मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये समझो, अगर मैं कहूं कि एक उदाहरण के साथ समझाते हैं आपको, ये मेरे हाथ में आपको कप विजिबल हो रहा है, बोले सर बिल्कुल हो रहा है। अब ये कप बनाया गया होगा, ऐसे तो नहीं विजिबल हो रहा है। ये कप बनाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता पड़ी होगी, बोले सर बिल्कुल आवश्यकता पड़ी होगी, बिल्कुल आवश्यकता पड़ी होगी सर। इस कप को बनाने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इस कंपनी को भूमि की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि कहीं पर इस कंपनी ने लैंड ली होगी, ठीक है। उसके साथ साथ उसके पास पूंजी की आवश्यकता होगी, और उसके साथ साथ लेबर की आवश्यकता होगी, और व्यवसाय मतलब कि इंटरप्रेन्योरशिप उसके अंतर्गत होनी चाहिए ना। मान लीजिए अगर मैं इस कप का प्रोड्यूसर हूं, मैं अगर इसका उत्पादन करता हूं, तो मेरे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं व्यापार करने की। तो ये चार आपके जो पॉइंट हैं आवश्यक होते हैं किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए। तो इस कप का उत्पादन किया तो इसके लिए चार अनिवार्य तत्व मूलभूत बिंदु होते हैं अर्थव्यवस्था में। अब इसी को कहते हैं जो इन सब में देखो, अगर उसने भूमि ली तो उसको दिया होगा किराया, अगर उसने बैंक से मुद्राएं ली, लोन लिया, ऋण लिया, तो उस पर ब्याज दिया होगा। उसके यहां पर जो श्रमिक थे जो इसमें काम कर रहे थे, इस कप को बना रहे थे, तो उनको भी क्या गया होगा, वेतन गया होगा। और मैं जो इसमें खास तौर पर क्या हूं, इसका उत्पादन कर रहा हूं, सारी चीजें मैं इसका मैनेजमेंट कर रहा हूं, हर चीज कर रहा हूं, तो मुझको भी क्या चाहिए, लाभ। तो ये क्या हो गई, ये आप देखोगे इस कप को बनाने में आई जो लागत है मतलब कि कॉस्ट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, अगर आप मार्केट प्राइस निकालते हैं, एमपी निकालते हैं, तो आप कहोगे कॉस्ट प्लस। अब मानो ये जो कप बना, ये कप खासतौर पर मान लीजिए कल्पना करें, ये कप आपका 100 रुपए में बना, बोले सर सही है। अब मुझे पता है 100 में बना और मैंने इसमें अपना इंक्लूड कर दिया है, टोटल 100 रुपए मैंने अपना इंक्लूड कर दिया कि हम इसको 100 रुपए का देंगे। फिर सरकार बोलेगी कि 100 रुपए का नहीं, अब इसमें 10 रुपए हमारे क्या डालो, टैक्स के डालो। तो हमने 10 रुपए टैक्स के डाल दिए, तो ये आगे चल के कितने का हुआ, 110 रुपए का हो गया। तो अब इसके अंतर्गत क्या होगा, टैक्स भी शामिल होगा, बोले सही है। अब कई बार क्या होता है, सरकार ने ताकि जो इंटरप्रेन्योर हैं वो और ज्यादा प्रोत्साहित हो सके, तो उनको बढ़ावा देने के लिए वो खासतौर पर क्या है, प्रोडक्ट सब्सिडी देंगे। क्या देंगे, वो सब्सिडी देंगे कि भारत सरकार या कोई भी सरकार क्या कर रही है, आपके प्रोडक्ट को आगे बढ़ावा देने के लिए आपको सब्सिडी दे रही है, ताकि आप पे जो वहन है वो कम हो सके। मानो आप उसने सब्सिडी दे दी हो आपकी यहां पर 2 रुपए की, तो अब कितना बचा, अब बचा होगा आपका 108 रुपए। तो बेसिकली अब इसमें क्या होगा, सब्सिडी, जो सब्सिडी है वो माइनस कर दी जाती है, और इसी से आता है आपका मार्केट प्राइस। क्लियर, क्लियर हुआ क्या। इस उदाहरण से आप समझे कि सर अगर आप मार्केट प्राइस पूछते हैं तो उसमें कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स और माइनस सब्सिडी को घटा करके आप मार्केट प्राइस निकालते हैं। उसी में आता है आपका जीडीपी मार्केट प्राइस। बेसिकली ये जीडीपी क्या है सर, जीडीपी होता है किसी एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर, आगे और डेप्थ में पढ़ेंगे लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किया गया वस्तु और सेवाओं का अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो इसको आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, यह है आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ कई बार आपका आता है फैक्टर कॉस्ट। क्या आता है, फैक्टर कॉस्ट। किसी वस्तु, कोई मान लीजिए वस्तु है, इस वस्तु के उत्पादन में जो भी लागत आती है, क्लियर, उसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, हम इनको डिटेल्स में आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक बार इन पर नजर डाल देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दूसरा हम देखेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और फिर देखेंगे नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट, फिर वैसे ही ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि जीएनपी प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, इन सभी को जानेंगे।
जानेंगे इसके बाद जानेंगे हम आपके साथ में नेट नेशनल प्रोडक्ट, आप देखोगे मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एट मार्केट प्राइस, जीवीए बेसिक प्राइस, जीवीए फैक्टर कॉस्ट, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी और ग्रीन जीडीपी को भी हम समझेंगे कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे पर्सनल इनकम क्या होती है। क्या देखेंगे? हम जानेंगे आपसे कि पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम क्या है, जीडीपी और जीबीए में अंतर क्या है और पीपीपी मॉडल क्या है, इसको भी हम जानेंगे और इसमें न्यू अपडेट भी करने का प्रयास करेंगे। क्लियर हुआ? चलो सर, यहां तक चीजें तो आपने एकदम क्लियर कर दी है सर, बिल्कुल। तो अब आपसे कुछ चीजें हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करना अब प्रयास करते हैं और चीजों को आगे कंटिन्यूअसली बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहां पर आ गया है आपकी स्क्रीन पर, आपको विजुअल हो रहा है क्या, फैक्टर कॉस्ट। चलिए लिख लीजिएगा, अगर आप कुछ चीजें लिख रहे हो तो लिखते चलिएगा, मैं आपको बताते चलूंगा। बिल्कुल सर, देखो अब बात कर लेते हैं फैक्टर कॉस्ट के बारे में। हाँ, अब एक एक स्लाइड पर चीजों को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, क्योंकि ये क्लास बिगिनर टू अचीवमेंट तक जाने के लिए। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, इसमें 4 पॉइंट को रखा गया है। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं सर? एक रखा गया है आपका लैंड, दूसरा रखा गया है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है इंटरप्रेन्योर। बोले सर सही है। तो यहां पर एक हम बना देते हैं क्या, फैक्टर कॉस्ट। अब आपको किस तरीके से बनाना है जरा समझना, आपको भी कुछ ऐसे ही बनाना है। फैक्टर कॉस्ट में आपके 4 पॉइंट अनिवार्य होते हैं और ये चारों अति महत्वपूर्ण हैं। देखो, पहला होता है आपका लैंड। बोले सर ये तो लिखा हुआ है, आप क्यों अलग लिख रहे हैं? इसका रीजन है, लैंड मतलब की भूमि। अगर देखिए, आप मान लीजिए कोई भूमि लोगे, या तो आप उसको नगद दोगे, पैसा अपनी बनाने का प्रयास करोगे, या फिर आप किराए पर लोगे। तो उस कंडीशन में क्या है, आप उसको क्या पे करोगे? अगर मान लीजिए किराए पे आपने भूमि ली तो वहां पर आप दोगे रेंट। बोले सर बात सही है, जैसे आप रूम लेकर के रहते होंगे, कमरा है ना, तो वहां पर रेंट देते हैं कि नहीं? बोले सर देते हैं। तो पहला उसके लिए भूमि अनिवार्य है। दूसरा है लेबर। लेबर मतलब कि श्रमिक। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए श्रमिक बहुत जरूरी होते हैं। तो श्रमिक अगर होंगे तो इनको क्या दोगे? आप बेसिस दोगे। भाई इनको कुछ बेसिस तो मिल रहा होगा ना, ऐसी थोड़ा ही नहीं काम कर रहे होंगे, कुछ तो तनख्वाह मिल रही होगी महीने की, 10,000, 20,000, 25,000, 15,000, 30,000, कुछ तो पैसे ले रहे होंगे। बोले सर बिल्कुल ले रहे। उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए कैपिटल। बोले सर कैपिटल मतलब पूंजी। अगर आप मान लीजिए ये कप बनाना चाहते हैं तो इसके तय पूंजी होगी, या ऐसे ही कप बना लोगे? बोले सर पूंजी होना जरूरी है। अगर मान लीजिए जब आप पूंजी कहां से लेते हैं पूंजी, कि सर एक ही संस्था है, खास तौर पर हम बैंक से ही पूंजी लेते हैं, तो इस बैंक को क्या चाहिए? आपसे इंटरेस्ट चाहिए कि नहीं? बोले सर बिल्कुल चाहिए, इसको भी इंटरेस्ट चाहिए। क्लियर? अब उसके बाद आता है आपका अति महत्वपूर्ण व्यवसायी, जिसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेन्योर इसको बोला जाता है। अब ये जो इंटरप्रेन्योर है, ये क्यों काम कर रहा है, इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? आप अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? बोले सर एक ही मूलभूत बिंदु है, पैसा कमाना। पैसा बोले तो कैसे कमेगा? प्रॉफिट। यदि आपको उस उद्योग में प्रॉफिट होगा तभी तो आप क्या करोगे? इस मग्गा बनाने में, इस कप बनाने में अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी तो चीजें आप करोगे। तो यदि किसी वस्तु का उत्पादन करना है, इसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब मानो, जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ और समझाता हूं। मानो कि जो आपकी फैक्टर कॉस्ट में, अगर मैं कहूं आपसे, देखिए मैं कहूं आपसे कि मान लीजिए जब आपने लैंड ली, मतलब कि भूमि अगर जब आपने ली थी, तो उसमें मान लीजिए आपका कितने रुपए खर्चा आया। एक लेट से उदाहरण ले रहे हैं, 100 रुपए आपका खर्चा आया। बोले सर सही है, हमने भूमि ली, 100 रुपए का किराया हम देते। आपने जब लेबर ली तो 200 का इसमें खर्चा आया, क्योंकि लेबर भी आपको क्या थी, ठीक ठाक उसमें लग रही थी, तो 200 का खर्चा आया सर।
उसके बाद जब आपने कैपिटल ली तो इस पे इंटरेस्ट भी तो पे किया होगा। मान लो कि आपने 50 रुपए इंटरेस्ट पे किया। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब आपको लाभ भी चाहिए, तो आपने कितना कमाया? मान लीजिए सर मैंने 50 रुपए लाभ भी कमाया। बोले सही है। अब इन सबको जोड़िएगा और जोड़ के बताइएगा कितना हो गया। तो ये हो गया 300 400, तो कितना हो गया टोटल? अगर मैं कहूं आपसे, टोटल हो गया 400 रुपए। तो यही क्या है आपकी, आप देखोगे इसको ही कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। किसी भी वस्तु के उत्पादन में आई जो लागत होती है उसी को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। इट इज क्लियर? क्लियर हुआ? बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये आपका, तो मैं उम्मीद करके चलता हूं ये आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी इसमें अपडेशन क्या है? बोले सर आप अपडेशन भी करवा देते हैं। बिल्कुल, अभी अपडेशन इसमें ये है क्योंकि आज न केवल आपके पास में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का होना अनिवार्य है, बल्कि आपके पास में डेटा का होना भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मग का उत्पादन करते हैं, कप का उत्पादन करते हैं, पेन का, मार्कर का उत्पादन करते हैं, जैकेट का उत्पादन करते हैं, ये जो आपके गूगल है इनका उत्पादन करते हैं, तो आपके पास में डेटा होना चाहिए। आपके पास में ये डेटा होना चाहिए कि पिछली बार कितना कंजम्पशन इसका किया, वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। आपके पास में डाटा होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास में डेटा होगा तभी आप चीजों को कर सकते हैं। इट इज क्लियर? तो ये चार पॉइंट अनिवार्य है, लेकिन 5वां पॉइंट भी आप इसमें आज रखोगे। बिना डेटा के आप नहीं उत्पाद कर सकते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले सर एकदम चीजें क्लियर हैं, तो एज इट इज आप इसको छाप सकते हैं। जो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये शॉर्ट नोट्स भी बनेगा और आपका बड़ा ही लाभकारी साबित होगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? बोले सर बिल्कुल। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट हमारी टीम ने यहां पर लगाया है कि फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या है? बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। बोले सर अब ये क्या आ जाता है यहां पर, थोड़ा सा समझाइए। देखो, बेसिक जो प्राइस होता है उसमें हम क्या करते हैं? फैक्टर कॉस्ट जोड़ते हैं, जो अभी हमने बताया। उसके साथ साथ क्या होता है, प्रोडक्शन, आपकी जो आपका टैक्स होता है उसको भी हम लेते हैं। क्लियर? जो बेसिक प्राइस होता है, बेसिक प्राइस में फैक्टर कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन टैक्स होता है और प्रोडक्शन सब्सिडी होती है। बोले सर यहां पर देखो दो टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है। एक है आपका प्रोडक्शन और एक है आपका प्रोडक्ट। क्लियर? हमें ये दो टर्मिनोलॉजी खास तौर पर समझनी है क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। आइए जरा समझते हैं इनको पहले, फिर इसको आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन मतलब कि कोई कंपनी है, मान लीजिए एक्स कोई कंपनी है, वो किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है। मानो इस कप का उत्पादन कर रही है, वो कितने कप बना रही है, टोटल प्रोडक्शन कितना कर रही है। उन्होंने कहा कि सर ये 1000 कप का उत्पादन करती है, 1000 कप का उत्पादन करती है एक वर्ष में। मान लो लेट्स से कल्पना कर रहे हैं कि इतना प्रोडक्शन करती है। क्लियर? तो इस पर टैक्स लगेगा और इस पर लगती है क्या, याद रखना, इसी को बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी इसी पर लगती है, यह ध्यान में आपको रखना है। प्रोडक्शन जो टैक्स लगता है इसी को कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी। वैसे ही प्रोडक्शन सब्सिडी भी दी जाती है, तो उसको कहते हैं आपकी स्टाम्प, जो आपकी सब्सिडी हुआ है। बोले सर प्रोडक्ट क्या है? ये जो उस कंपनी ने मग बनाया, एक तो है कितने मग बनाए, कितने कप बनाए पूरे वर्ष में। दूसरा है कि एक कप बनाने में उसकी कितनी लागत आई, तो इस पर जो टैक्स लगेगा एक कप पर, सिंगल प्रोडक्ट पर, क्योंकि इस पर भी तो टैक्स लेती होगी ना सरकार, इस पर भी तो टैक्स लेती होगी सरकार। बोले बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स बिल्कुल लेती है। तो आपका जो पर प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट बने हैं उसी पर आता है प्रोडक्ट टैक्स, जिसपे आपसे टैक्स लिया जाता है। जैसे जीएसटी इसी में शामिल होता है और आपको दी जाती है सब्सिडी। इट इज क्लियर? तो ये भी क्या है, आपको ध्यान में रखनी है। बोले सर एकदम बातें आपकी करेक्ट हो रही है, एकदम बातें आपकी स्पष्ट हो रही है, तो अब आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपसे प्रोडक्ट पूछे या फिर प्रोडक्शन पूछे तो आप एज इट इज चीजों को बताते चलेंगे। बोले सर बिल्कुल सही है।
तो अब बेसिक प्राइस में तो फैक्टर कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन टैक्स होता है और प्रोडक्शन सब्सिडी होती है। मार्केट जो प्राइस होता है, मार्केट जो प्राइस होता है ये आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें बेसिक प्राइस होगा, उसके साथ साथ प्रोडक्ट टैक्स होगा और माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी भी आपको दे दी जाएगी। मार्केट प्राइस के अंतर्गत अगर हम देखें, इसमें फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दोनों प्रकार की होती है। तो एक शब्द में मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर आप मार्केट प्राइस निकालते हैं तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, मार्केट प्राइस में होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस टोटल आपके टैक्स, ठीक है, टोटल ये सभी टैक्स, सभी कर माइनस सभी प्रकार की सब्सिडी, क्या होगी, सभी प्रकार की सब्सिडी इसमें आती है। तो आप ऐसे कर से निकाल सकते हैं इसको। इट इज क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो, चीजें एकदम क्लियर हुई कि नहीं? यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है, आराम से आप क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट पूछ लेंगे। बोले सर एकदम क्लियर है, आगे बढ़ते रहें बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा एक उदाहरण से भी हमने चीजों को लिया है, तो उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। बोले सर समझा देंगे तो और भी अच्छा होगा। देखो अब यहां पर हमने ईयर्स लिए हैं, मानो इसको तरोताजा ईयर्स कर देते हैं ताकि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम या समस्या ना देखने के लिए मिले। तो इसको हम यहां से इरेज करके एक नया ईयर्स ले लेते हैं। बिल्कुल सर इसको भी कर दो। बोले बिल्कुल, देखो क्योंकि आपको वर्तमान में जी क्लियर चीजें करवाएंगे, ना कि पता चले 2020 की 21 की बता दो। अजूम करना, और ये उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाना चाहते हैं। हम ले रहे हैं यहां पे, मान लीजिए 2025 का उदाहरण हम ले रहे हैं। अभी कितने का ले रहे हैं, 2025 का, और ये 2026 आपका आने वाला समय होगा। क्लियर, 2 वर्ष लिए हैं। अभी 2025 का उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि ये आप जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये क्लास आपकी दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड हो रही है। क्लियर, अब जरा समझना कि जो ईयर्स है हमने 2025 में देखा, और एक कंपनी ने क्या किया, कोई कंपनी थी, लेट्स सेट एक्स कंपनी थी, उस एक्स कंपनी ने 100 प्रोडक्ट उत्पाद किए, एक वर्ष में 100 प्रोडक्ट उत्पाद किए। इस पे 10 रुपए खर्च आता था एक प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट का जो फैक्टर कॉस्ट आती थी, लागत आती थी, वो कितनी आती थी, 10 रुपए आती थी लेट्स से एक प्रोडक्ट की। उस पे सरकार भी क्या लेती थी, 1 रुपए का टैक्स लेती थी। तो देखो मार्केट प्राइस कितना होगा। बोले सर एक, अगर आप देखोगे प्रोडक्ट हो रहा था, ये मानो 10 रुपए का एक प्रोडक्ट बन रहा था, तो 10 और प्लस 1 का टैक्स, तो सर आपका हो जाएगा 11। बोले एकदम सही है, एकदम सही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस कंपनी ने 100 प्रोडक्ट किए, कितने उत्पाद किए, उस कंपनी ने 100 उत्पाद किए, मतलब कि ये 100 उत्पाद किए उस कंपनी ने, अगर वो आप देखोगे 100 उत्पाद किए और 10 रुपए की लागत है, तो कितने हो गए सर, 1000 हो गए। बोले बिल्कुल सही है। अब 100 उत्पादन पर भारत सरकार 1 रुपए का टैक्स ले रही है, तो सर आप देखोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि फिर से हो जाएगा 100, तो प्लस 100 होगा। बोले सर बात सही है। तो कितना हो जाएगा, देखो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट आया 100 प्रोडक्ट का 10 रुपए से, तो कितना आया, 1000 आया। और जीडीपी मार्केट प्राइस जो आया, क्योंकि वो सब निकलेंगे उसमें, तो टैक्स भी तो जोड़ा जाता है, इंक्लूड बाय टैक्स, तो ये 1100 रुपए देखने के लिए मिलेगा। बोलो यहां तक चीजें क्लियर हुई। ये हमने 2025 का एक आपके साथ में एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण लिया। क्लियर, अब बात कर लेते हैं हम आपके साथ में 2026 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और 2026 के उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर, देखो 2026 का जो एग्जाम्पल हम लें, तो मान लीजिए वही कंपनी है, इस बार क्या है, कोई बाय नाम की कंपनी है। क्लियर, उसने क्या किया है, उसने 100 प्रोडक्ट बनाए हैं एक वर्ष में। प्रोडक्ट की जो कीमत है, आपकी फैक्टर कॉस्ट आ रही है उसको एक प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपए। इस बार क्या हुआ, 26 में भारत सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है। पहले एक था 5 रुपए कर दिया, 26 में जाकर एक प्रोडक्ट पर वो कितना ले रहे हैं, 5 रुपए ले रहे हैं टैक्स का। आपकी उत्पादक लागत कितनी आ रही है, 10 रुपए। तो टोटल अगर मार्केट प्राइस देखें तो कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। बोले सर एकदम सही है। अब मुझे एक बात बताओ,
जब आप 100 रुपए 100 प्रोडक्ट बना रहे थे और हर प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपए थी, तो 1000 रुपए आपका क्या आएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, मतलब कि किया गया उत्पादन में आने वाली लागत। बोले सर बात सही है, लेकिन जो आपकी सरकार है वो 5 रुपए ले रही है पर प्रोडक्ट पर टैक्स के। बोले सर 100 से इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो 5 की, तो ये आ जाएगा आपका 500। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाए आपका 1500, मतलब कि ये आपका 1500 रुपए देखने के लिए मिलेगा। इट इज क्लियर? बोलो चीजें क्लियर हुई? तो यहां पर एक हमने लेट से एक उदाहरण लिया और आपको उस उदाहरण के माध्यम से चीजों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझने और समझाने का प्रयास किया। इट इज क्लियर हुआ कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर हो गई। सर आगे बढ़िए, आई अब देखो इसको एक बार आपको बता देते हैं, आपके कंठस्थ हो जाएगा, फिर आप चीजों को समझ लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब बात कर लेते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो जीडीपी क्या होती है, आप नोट डाउन कर ले जो मैं बोल रहा हूं उस डेफिनेशन को, सीधी सिंपल। एक वित्त वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर किया गया वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। बोले सर आपने कई शब्द बोले, मैंने कहा आपसे एक देश की घरेलू सीमा के भीतर, जरा समझना इसमें जो सीमा है घरेलू सीमा, यहां पर हम इंडिया का मैप बना रहे हैं। बोले सर आप मैप बहुत जल्दी बनाते हैं और मैप से बहुत चीजें पढ़ाते हैं सर। मैंने कहा है यस, क्योंकि मैप अगर आपको याद हो जाएगा तो चीजें बहुत आपकी कंठस्थ हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी। अब ये भारत का मैप आप देख रहे हैं, क्लियर? हमने बोला देश की घरेलू सीमा, घरेलू सीमा मतलब इसमें आपकी जो सी सरफेस है उससे 100 किलोमीटर ऊंचाई पर जो कार्बन लाइन है वहां तक अगर कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है, जैसे सैटेलाइट से आप सर्विस दे रहे हैं, तो वो आपके देश की सीमा के अंतर्गत आता है। सी लेवल से कार्बन लाइन तक जो आपका 100 किलोमीटर है, तो वो इसके अंतर्गत आता है, जीडीपी में शामिल होता है। उसके साथ साथ जो ओशन होता है यहां पर 2400 नॉटिकल्स माइल जो होता है, 2400 नॉटिकल्स जो माइल आपको देखने के लिए मिलती है दूरी, वो आपकी जीडीपी में शामिल होता है, वो भी आपके देश की अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। क्लियर? वो भी आपके देश की सीमा है। इन सब के अलावा कई बार हमारे क्या होते हैं, राजदूत रहते हैं दूसरे देशों में। बोले सर रहते तो हैं, वो जो राजदूत का ऑफिस होता है, वो जो दफ्तर होता है, वहां पर अगर कोई वस्तु का उत्पादन होगा तो वो आप ही के देश में क्या होगी, जीडीपी में इंक्लूड की जाएगी। बोले सर बात सही है। कई बार क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे सैन्य अड्डे होते हैं जो दूसरे देशों में, दूसरी कंट्री में हम बनाते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी हमारे देश की खासतौर पर अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। तो ये है देश की घरेलू सीमा। देश की घरेलू सीमा इतनी ही नहीं कि अरब सागर इधर लग गया और आपका बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है और नॉर्थ में चाइना है, यही नहीं है, बल्कि आपका 100 किलोमीटर स्पेस वाला रीजन जो बीच का गैप है कार्बन लाइन तक, दूतावास जो क्षेत्र होता है वो, सैन्य अड्डे होते हैं वो, ये सब क्या होते हैं, और 24 नॉटिकल्स माइल समुद्र ओशियन तक का अंदर तक का एरिया भी इसके अंतर्गत क्या है, शामिल किया जाता है। इट इज क्लियर? बोले सर एकदम सही है। क्लियर हुआ? बोले सर एकदम क्लियर हुआ। एक वर्ष में, बोले सर एक वर्ष में, एक वर्ष कौन सा है, ये एक वित्त वर्ष है। क्या है? वित्तीय वर्ष है। और ये वित्त वर्ष, देखो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या, जो वर्ष होता है साधारण वर्ष जिसको हम कहते हैं, साधारण वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। लेकिन जो वित्त वर्ष होता है ये होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्लियर? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे आप अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मार्च जब आप जाओगे अप्रैल से आगे चलोगे, जैसे अभी आएगा 2026 में, ठीक है, मार्च आएगा तो मार्च से स्टार्ट होगा, है ना, फिर अप्रैल से हम आप कीजिएगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा वित्त वर्ष। क्योंकि इसका रीजन है हमारे यहां पर जो बजट पास होता है वो फरवरी में होता है, तो फरवरी, मार्च, तो मार्च में जाकर के वो वर्ष समाप्त हो जाता है। फिर अप्रैल से नया वर्ष जो वित्त वर्ष है वो शुरू होता है, वो देश की अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को काउंट करना शुरू कर देता है।
फिर अगले जब 26-27 का जब आपका मार्च आएगा, वहां पर 31 मार्च को हमारा जो वर्ष है समाप्त हो जाता है, वित्त वर्ष। ये कह रहे हैं सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजारिक अथवा मौद्रिक मूल्य। वस्तु और सेवाएं कुछ तो होंगी, ये एक वस्तु है सर, ये जो कप बनाया है इसकी कुछ अपनी वैल्यू होगी, इसका कुछ प्राइस होगा। ये जो मार्कर बना है इसकी कुछ वैल्यू होगी, कुछ प्राइस होगा बाजार में। ये जो हमने जैकेट पहने हुए हैं, ये जो हमने चश्मा लगाया हुआ है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, कुछ मार्केट में प्राइस होगा कि नहीं? बोले सर होगा। तो इसकी जो कीमत है वो इसके अंतर्गत शामिल होती है। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ एजुकेटर हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हालांकि मुझे तो कोई सर्विस नहीं मिल रही है ना, लेकिन अगर कोई शिक्षक है तो उसकी भी तो कुछ अपनी सेवा होती है ना। अगर आप एरोप्लेन में बैठ करके उड़ान भर गए तो उसके आप क्या करोगे? उसका पे करोगे ना, इतना किराया दोगे कि नहीं, रेंट दोगे कि नहीं उसका? तो ये सर्विस है, आपने उसकी सेवा ली। आप मान लीजिए मुंबई से उड़े और सीधे गुवाहाटी आपको जाना है तो सीधे गुवाहाटी, या आपको तिरुवनंतपुरम जाना है तो सीधे तिरुवनंतपुरम, आपको जाना है यूएई तो सीधे यूएई। तो इतनी जो सर्विस आपने ली इसकी, तो वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इट इज क्लियर? क्लियर हुआ? जीडीपी अगर आपसे पूछा जाए तो जीडीपी का मतलब होता है एक वित्त वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किया गया वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही इसके अंतर्गत आता है। इट इज क्लियर? बोले सर क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी में सभी निवासियों और गैर निवासियों द्वारा किए गए उत्पाद को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पाद का स्वामित्व एक देश कंपनी का हो या एक विदेशी स्वामित्व का हो। जरा समझना, जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी में देश के भीतर वस्तु एवं सेवाओं का किया गया उत्पादन और उसका अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये अगर कप है, ये कप या तो विदेशी कंपनी ने बनाया हो आपके देश में, लेट्स सेट इंडिया में अगर कोई कंपनी, चाहे विदेशी कंपनी उत्पादन कर रही है, चाहे वो भारतीय कंपनी है उत्पादन कर रही है, अगर इस कप का, इस मग का दोनों कंपनियां उत्पादन कर रही हैं तो वो किस में आएंगी? जीडीपी में आएंगी, वो भारतीय जीडीपी में आएंगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको देखने के लिए मिलेगी। सभी चीजों को आप देखोगे मापन बाजार की कीमतों पर होता है, बिल्कुल मार्केट प्राइस पर इसका आप देखोगे मापन किया जाता है। इट इज क्लियर? बोले सर क्लियर। आगे बढ़िए, आइए आप समझ लेते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या होता है जरा समझना। मार्केट प्राइस में देखो, जब आप मार्केट प्राइस निकालते हैं, मार्केट प्राइस निकालते हैं तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना अनिवार्य है। आपने किन्स महोदय को पढ़ा होगा, किसके बारे में पढ़ा होगा? इनको के से भी लिखते हैं कुछ और कुछ सी से भी लिखते हैं। तो किन्स को आपने पढ़ा होगा, क्लियर? जर्मनी में जो है, हम देखो जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ लिखना है, चंचल लिखना है तो चंचल से आप सी एस से लिखोगे, है ना। लेकिन वहां पे क्या करेंगे, वो जैसे किन्स लिखना है, मान लो किन्स, हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, भारतीय, लेकिन जर्मनी लोग इसको के से लिखेंगे, है ना। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो किन्स महोदय ने एक फार्मूला दिया था खास तौर पर, इसमें कहा था बाई बराबर सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। बोले सर क्या है ये? एक फार्मूला है जो किन्स साहब ने दिया था अर्थव्यवस्था को लेकर के, जिससे हम क्या निकालते हैं? मार्केट प्राइस निकालते हैं। बोले सर क्या है ये, जरा इसको समझाइए। यहां पर जो सी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो बाई बराबर क्या है? बाई बराबर है किसी देश की जीडीपी। बाई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जीडीपी को। बोले सर ये सी क्या है? सी है आपका कंजम्पशन। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर हम देखें, भारतीय जीडीपी में लगभग आपका 60% जो योगदान है ना, ये आपका कंजम्पशन का है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जितनी विकसित देशों की अभी जीडीपी ग्रोथ है ना, भारत अगर कुछ भी उत्पादन ना करे, कुछ भी, मैं कह रहा हूं 0% आप उत्पादन करो, 0% आप उत्पादन करो, मान लो मैं कह रहा हूं आप अगर 0% भी उत्पादन करोगे ना, तो भारत की ग्रोथ, फिर भी जीडीपी ग्रोथ आप देखोगे तब भी भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी देखने के लिए मिलेगी? आपकी 2 से 3% देखने के लिए मिलेगी, नेगेटिव में नहीं जाइए। बोले सर क्यों? भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है और हमारी अर्थव्यवस्था कंजम्पशन बेस्ड, उपभोग पर आधारित अर्थव्यवस्था है।
लोगों को आदत हो गई है, लत हो गई है। दुनिया में आईफोन सबसे बाद में आता है, भारत में पहले आ जाता है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी ये पता चल गया है कि भारत में क्या करो, कुछ भी उत्पाद बनाओ और भारत में भी को बिकता है दबा करके। तो हमारी लगभग 60% तक आप देखोगे अर्थव्यवस्था कंजम्पशन पर आधारित है, जो बड़ी भयानक और खतरनाक स्थिति होती है। तो इसमें क्या है, कंजम्पशन, उपभोग को शामिल किया जाता है। उसके साथ साथ निवेश, मतलब कि अगर हम देखें जो आपका जी है, जी जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो जी हमने लिखा, जी और आई, जी में क्या है, इसमें आप देखोगे जी के अंतर्गत अगर हम देखें, जी में आ जाता है गवर्नमेंट, मतलब कि इसमें कुल निवेश कितना है, सरकारी खर्च कितना हो रहा है, सरकार कितना इसमें निवेश कर रही है। उसके साथ आपने कहा आई मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, निवेश कितना हो रहा है अर्थव्यवस्था में। ये निवेश दोनों तरीके का हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ये दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब कि एफडीआई एफपीआई भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है और भारतीय भी हो सकता है। उसके बाद आपने लिखा है सर इसमें, उसके बाद में लिखा है प्लस करके, आपने लिखा है सर एक्स, आपने लिखा है सर आगे एक्स माइनस एम। बोले बिल्कुल सही है। एक्स जो बात करता है ये कहता है निर्यात की, कि हम किसी देश से कितना निर्यात कर रहे हैं, और आय की बात करता है, मतलब कि एम जो बात करता है ये करता है आपका आयात की, ठीक है, इंपोर्ट, तो हम कितना उससे आयात करते हैं। तो ये चीजें आती हैं जिसमें आप जीडीपी एम पे निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस, तो आप बताओगे बड़े ही स्लोली तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से, कि किन्स महोदय ने एक फार्मूला दिया था, बाई बराबर सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम ब्रैकेट में। इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, गणना की बात कर ले, जो आपकी जीडीपी है इसकी गणना की बात कर ले, तो देखो सबसे पहले जीडीपी की जो गणना की जाती थी वो सीएसओ द्वारा की जाती थी। दो संस्थाएं हुआ करती थी, एक थी आपकी सीएसओ और एक थी आपकी एनएसएसओ। अब इसको क्या हुआ, इसको मर्ज करके एक संस्था बना दी गई एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये आज क्या करती है, जीडीपी की गणना करती है आमतौर पर वार्षिक आधार पर, परंतु तिमाही मतलब कि क्वार्टर पर आती है, जैसे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 3, इस तरीके से क्वार्टर 4। तो यहां पर तिमाही के आधार पर आती है। तो कितने क्वार्टर बनेंगे, 4 क्वार्टर बनेंगे। क्लियर, 4 क्वार्टर बनेंगे आपकी अर्थव्यवस्था के। अगर 3 महीने में आप करें 3 चौक 12, तो इस तरीके से हर 3 महीने पर क्या है, जीडीपी का आकलन होता रहता है। भारत सरकार हर 3 महीने पर वार्षिक दोनों के लिए जीडीपी का अनुमान जारी करती रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखता है। कौन करता है, एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो आपका ऑफिस होता है वो इसको क्या करता है, इसकी गणना करता है। साथ ही साथ जीडीपी में इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि उत्पादन कहां प्राप्त हो रहा है, और जीडीपी सभी घरेलू उत्पादों का मापन करता है। उत्पादन इकाइयों की राष्ट्रीयता कोई भी हो सकती है। जीडीपी में सभी निजी और सार्वजनिक खपत व निवेश और व्यापार व विदेशी संतुलन को शामिल किया जाता है। जीडीपी में आप सबको शामिल करते हैं, मतलब सबको आप शामिल करते हैं। क्लियर। चलिए यहां पर भी वही मुद्दा इन्होंने लगा दिया है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है। अब ये इतनी बार मैं आपको बता दिया हूं, अब आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आपका फैक्टर कॉस्ट वही लैंड लेबर और उसके साथ साथ कौन, लैंड लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। उसके साथ साथ आपके इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जीएसटी, प्रोडक्ट जो आपकी क्या होती है, सब्सिडी, और प्रोडक्ट टैक्स इसके अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब यही सारी चीजें हैं यहां पर देके रखा है। एक शब्द है यहां पर, जरा उससे आपकी रूबरू कराते हैं, आपकी जान पहचान कराते हैं इस शब्द से। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट refers to have value of all the final goods and service product within the domestic territory of a country. Its depreciation or consumption of fixed capital is added to the net domestic product at factor cost. It is called gross domestic product at factor cost. Clear? अब यहां पर क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट एंड एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट। एक शब्द यहां पर दिया गया है आपसे, क्या
डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास। क्या होता है? मूल्य ह्रास। बोले सर मूल्य ह्रास क्या है, जरा इसको बताइए। ये होता है मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास कैसे होता है सर? मूल्य ह्रास का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप ये मार्कर बना रहे हैं तो इस मार्कर को बनाने में आपकी जो आई टूट फूट होगी, कुछ ऐसा तो नहीं है सारे माल का यही बन गया होगा, कुछ माल आपका खराब भी हो गया होगा, तो उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। कि एक वस्तु के उत्पादन में हुई टूट फूट को मूल्य ह्रास कहते हैं। मानो आपने 50 प्रोडक्ट बनाए और 50 में से 10 प्रोडक्ट टूट गए, तो आपकी तो वैल्यू घटी ना, आपके तो 10 का नुकसान हुआ, तो मूल्य ह्रास आपका हुआ कि नहीं? 40 आपके बने, 10 बनाए थे लेकिन 10 टूट गए। क्लियर? तो उसको बोलते हैं आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि एनडीपी एट माइनस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट, इसमें से निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब फटाफट इसको जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। साधन लागत पर सब्सिडी, इसमें फैक्टर कॉस्ट जिस बाजार कीमतों पर जीडीपी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने से प्राप्त होती है। बाजार कीमतें वही कीमतें होती हैं जो कि उपभोक्ता द्वारा दी जाती हैं। बाजार कीमतों में उत्पाद करों तथा सब्सिडी को भी शामिल किया जाता है। क्लियर? साधन लागत शब्द का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा की गई कीमतों के लिए किया जाता है। अंततः साधन लागत बाजार कीमतों से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाकर प्राप्त होती है। मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको, ये लाइन है, बस आपको रिवाइज के तौर पर बता रहे हैं। साधन लागत पर आप देखोगे जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में फर्मों द्वारा किए गए उत्पादन के मौद्रिक बाजार मूल्य को मापता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मैंने आपको यहां पर ऑलरेडी ये चीजें बता चुके हैं। यह है जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स इसमें देखने के लिए आपको मिलता है। जीडीपी एट मार्केट फैक्टर प्राइस क्या है? यहां पर भी वही चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। क्लियर? कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है? जो आपका फैक्टर कॉस्ट होता है, जितने भी आपके टैक्स होते हैं माइनस सब्सिडी होती है। इसमें भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी, यही सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है नया दूसरा, हमने देखा अब यहां पर आपसे जीडीपी, अब आता है आपका एनडीपी। एनडीपी क्या होता है सर? एनडीपी होता है मतलब कि नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? एनडीपी को क्या कहते हैं? एनडीपी को कहते हैं आप नेट नेशनल डोमेस्टिक, हाँ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमने देख लिया, हाँ नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसको कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? इसको लिख देते हैं नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसको कहा जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। बोले सर ये तो पता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद ये तो पता है, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद माफ कीजिएगा ये तो पता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन आप अपनी भाषा में बताओ तो हम आपसे थोड़ा सा समझें। देखो इसमें भी इसकी डेफिनेशन सेम होती है कि एक वित्त वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किया गया नागरिकों के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही आपका एनडीपी कहलाता है। बोले सर ये क्या हो गया? यहां पर एक शब्द इसके अंतर्गत डाला गया है, क्या? इसमें शब्द डाला गया है नागरिकों के द्वारा। बोले सर मतलब एक देश की घरेलू सीमा के भीतर नागरिकों के द्वारा किया गया वस्तु और सेवाओं का उत्पाद अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही एनडीपी कहलाता है। बोले सर समझ में आ गया, कैसे जरा समझना। यहां पर एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं तो चीजें और आपकी स्पष्ट और आसान हो जाएंगी। ये प्यारा देश है हमारा भारत। क्लियर? ये हमारा प्यारा देश भारत है। बोले सर ऑफ कोर्स। जो हम निकालते हैं एनडीपी तो इसके अंतर्गत वो शब्द तो आएगा। ये आपका कितना 100 किलोमीटर जो आपका स्पेस है कामरन लाइन तक वो भी आएगा। ओशन में आपका 2400 नॉटिकल्स माइल ये भी आएगा। जो हमारे राजदूत रहते हैं दूसरे देशों में वो भी आएगा। सैन्य अड्डे जो होते हैं वो भी आएंगे। लेकिन
जो वस्तु और सेवाओं का उत्पाद होगा उसमें ओनली सिटीजन होंगे। कौन होंगे? केवल नागरिक होंगे। जो नागरिक हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। विदेशियों का उत्पादन इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। बोले और क्लियर करें सर। देखो मान लीजिए इधर हम लेते हैं आपका लेट्स सेट यूएसए और इधर ले लेते हैं हम लेट्स सेट आपका इंडिया। क्लियर? बोले सर चीजें क्लियर। और एक एरो का निशान ऐसे बना लेते हैं, एक इधर बनी है। मानो कि अमेरिका में भारत का कोई इंजीनियर है जो कार्यशील है, और मानो कि अमेरिका का भारत में कोई डॉक्टर है लेट्स इट जो कार्यरत है। अब भारत का इंजीनियर यूएसए में है, अमेरिका का डॉक्टर भारत में। आप उस डॉक्टर को सैलरी दोगे कि नहीं? बोले सर बिल्कुल देंगे। वो जो डॉक्टर आपसे सैलरी ले रहा है क्या वो अपने आपके देश में रखेगा या उसको यूएसए भेजेगा? बोले सर यूएसए भेजेगा, क्योंकि उसका परिवार यूएसए में रहता है तो वहीं पर उस सैलरी को भेजेगा। अच्छा ठीक है। ऐसे ही भारत का जो इंजीनियर था जो यूएसए में रह रहा था, वो जो इंजीनियर यूएसए में रह रहा है क्या वो यूएसए में अपनी जो आय है उसको वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा या अपनी फैमिली के लिए भेजेगा? बोले सर उसका परिवार भारत में रहता है, वो नागरिक भारतीय, तो भारत में अपनी तनख्वाह भेजेगा। जंगल में नाचा मोर किसने देखा, वो गांव में ही सारी चीजें करेगा तो वो भेजेगा। अब यहां पर जरा समझना प्रिय व्यूअर्स, अगर एक डॉक्टर की मैं बात कर लूं, क्योंकि इसकी आय पैसों में होगी फिर डॉलर में, तो मानो कि इसकी भी आय कितनी थी? 1000 थी। और भारतीय की आय कितनी थी? भारतीय की आय कितनी थी? भारतीय की आय मान लेते हैं आपकी 800 रुपए थी। अब दोनों को आपको इसमें से घटाना है और बढ़ाना है। तो देखो अब 1000 रुपए हमें देने हैं फॉरेनर के और वहां से 800 रुपए हमने लेने हैं, तो मतलब 200 रुपए। तो हमें 200 रुपए एक्स्ट्रा अपनी ओर से देने होंगे उस व्यक्ति को, तो हमें उसमें क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भारत का कोई नागरिक, अगर कोई भारत का नागरिक किसी विदेश में फॉरेन कंट्री में रहकर के किसी वस्तु सेवा का उत्पादन करता है और भारत का नागरिक है, तो उसकी जो नेट इनकम होगी, आय होगी, उस व्यक्ति की जो आय होगी वो भारत की अर्थव्यवस्था में शामिल होगी, मतलब कि एनडीपी में शामिल होगी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगी। और यदि किसी फॉरेनर कंट्री का कोई नागरिक भारत में आकर के उत्पाद कर रहा है तो उसकी जो आय शामिल होगी वो भारतीय जीडीपी में शामिल होगी, लेकिन जो विदेश में जिस कंट्री का वो नागरिक है भारत में है तो उसकी आय वहां की एनडीपी में शामिल होगी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा। अब चीजें क्लियर हो गई? बोले सर एकदम क्लियर होगी। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, अब इसको देख लेते हैं। इससे नीति निर्धारकों को यह पता चलता है कि चालू जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश की कितनी खर्च करना पड़ेगा। दे कितना रहे हो, जैसे 200 रुपए। यदि मूल्य ह्रास के कारण हुई पूंजी स्टॉक की हानि को विस्थापित नहीं किया जाता है तो जीडीपी घटेगा। आइए जरा इसका फार्मूला, सर ये तो हो गया जमीनी स्तर पर, थोड़ा सा सर इसके बारे में अगर आप बता दें तो थोड़ा और बेटर रहेगा। इसको कैसे निकालते हैं? देखो जो आपका एनडीपी होता है, एनडीपी बराबर क्या होता है? जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। क्या आता है? मूल्य ह्रास इसमें आ जाता है। बस यही होता है आपका एनडीपी का फार्मूला, यही ध्यान में आपको रखना है। क्लियर? ये जो मूल्य ह्रास होता है वस्तु प्लस सेवा के उत्पादन में होने वाली टूट फूट को घटाया जाता है। ये होता है आपका क्या? एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। साधन लागत पर आप देखोगे एनडीपी मतलब कि एनडीपी फैक्टर कोष में उत्पादन के साधनों द्वारा, जिसमें मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। केवल नागरिक इसमें शामिल होते हैं और देश की जो आय होती है वो इसके अंतर्गत आती है। एनडीपी अगर हम देखें फैक्टर कोष को निकालें और इसमें मार्केट प्राइस निकालते हैं तो नेट प्रोडक्ट टैक्स इसके अंतर्गत आता है।
और उसके साथ साथ नेट प्रोडक्ट, एक है प्रोडक्ट टैक्स और एक है प्रोडक्शन टैक्स, है ना। जैसे प्रोडक्शन जो टैक्स होता है क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी होती है, क्लियर। और जो प्रोडक्ट होता है ये आपका जीएसटी, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में भी इसको जाना जाता है, ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो सर, बिल्कुल एकदम सही है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, अब आता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो ये भी एकदम क्लियर सा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जीएनपी मार्केट प्राइस एक देश के सभी उत्पादित संसाधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजारिक मूल्य की कीमतों को मापता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको, केवल नागरिक इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, क्लियर। चलो, अब यहां पर वही फार्मूला जो हमने आपको बता दिया है, दिखाया गया है। जीएनपी एमपी में एक देश की सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थापित हो अथवा विदेश में। लेकिन कौन होते हैं, कौन होते हैं, सभी नागरिकों द्वारा। याद रखना, नागरिक मतलब कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो इसके अंतर्गत आएगा। सभी चीजों का मूल्य बाजार मूल्य कीमतों पर होता है। जैसे आप देखोगे जीएनपी एमपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आता है NFIA, जिसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो आपका अब्रोड है, ये जो अब्रोड वर्ड है, ये विदेशी के लिए यूज किया गया है। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि विदेशी, मान लीजिए यूएसए का कोई डॉक्टर है, कोई वहां का डॉक्टर है, तो उसको आप क्या करोगे, घटाओगे कि नहीं, बोलो, उसमें से उसकी आय घटाओगे कि नहीं, तो यही उसमें से शामिल किया जाता है। बस जहां पर एब्रोड वर्ड आए तो समझ जाना विदेशी की बात हो रही है, फॉरेनर की बात हो रही है। अब फैक्टर कॉस्ट भी इसके अंतर्गत ही है, ये सेम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। फटाफट देखते चलते हैं। साधन लागत पर आप देखोगे जीएनपी, खासतौर पर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन साधनों द्वारा इसके उत्पादन को मापता है, जिसमें जीएनपी फैक्टर कॉस्ट और इसमें आपका नेट प्रोडक्ट टैक्स आता है, और नेट प्रोडक्ट इसमें सब्सिडी देखने के लिए मिलती है। अभी इस पे बता चुके हैं। चलिए, अब आता है आपका एनएनपी। एनएनपी एट मार्केट प्राइस के बारे में भी जरा समझते हैं, जिसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। बोले सर ये तो बात सही है, इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहा जाता है। बोले सर बात सही है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जब आप एनएनपी निकालते हैं, जब आप एनएनपी निकालते हैं, तो एनएनपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम खास तौर पर जीएनपी में से मूल्य ह्रास हम निकाल देते हैं। क्या करते हैं, जीएनपी में से हम मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं, और यही आ जाता है आपका एनएनपी। क्योंकि आपने कहा जीएनपी में कि घरेलू सीमा के भीतर हो रहा है कि नहीं, घरेलू सीमा के भीतर जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन होता है, आपने कहा घरेलू सीमा के भीतर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और केवल नागरिक इसमें आ रहे हैं, तो उसमें से खास तौर पर इसको निकाल लेते हैं। इट इज क्लियर हुआ कि नहीं, इट इज क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। बोलो, चीजें क्लियर हुई, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं मूल्य ह्रास। बस यही है आपका। यह बात इस माप का मापदंड है कि एक देश में निश्चित समय अवधि में कितना उपयोग कर रहा है। एनएनपी देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पाद का माप है, चाहे वह उत्पादन घरेलू सीमा के अंदर हुआ हो या फिर विदेशों में किया गया हो। क्लियर, ये इसके अंतर्गत आता है। तो यहां पर देखो, दो चीजें आप इसमें समझ सकते हैं। पहला, आप इसमें कहोगे अगर जीएनपी एमपी निकालते हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं जीएनपी एमपी बराबर क्या है, डेप्रिसिएशन, मतलब कि मूल्य ह्रास। पहला। दूसरा, या फिर आप कहेंगे कि जीएनपी निकालने के लिए, एनएनपी निकालने के लिए आप जो आपका एनडीपी होता है, उसमें जो विदेशी जो नागरिक है उनको दिए जाने वाली जो आय है वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। क्लियर। तो आप देखोगे नेशनल फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, अब्रॉड। आइए अब बात कर लेते हैं फैक्टर कॉस्ट इसमें और नेशनल इनकम के बारे में। देखो, एनएनपी एट
फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। साधन लागत पर एनएनपी एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग होता है, जो भी उसमें प्राप्त हो रहा है, केवल इसमें नागरिकों से उस देश की आय। राष्ट्रीय उत्पाद है, यह राष्ट्रीय उत्पाद है, किंतु राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक ही सीमित नहीं। यह शुद्ध घरेलू साधन आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग होता है, एकदम बिल्कुल शुद्ध शुद्ध। अगर आपसे पूछा जाएगा एनआई, कई बार पूछा जाता है ना एनआई, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या होता है जरा उसको समझो। जो आपकी एनआई होती है, नेशनल इनकम होती है, जिस पर हम राष्ट्रीय आय शुरू में आपको बताए थे, याद कीजिए स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे। तो इसमें क्या होता है, हम एनएनपी में से एनएनपी में माइनस क्या करते हैं, नेट प्रोडक्ट टैक्स। मतलब कि मैं कहूं कि सभी प्रकार का टैक्स, इसमें एक शब्द लिखें, सभी प्रकार का कर बराबर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इसके अंतर्गत आ जाता है एनएफआईए बराबर आ जाता है आपका एनएनपीएफसी, ये इसके अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ। तो सभी प्रकार के आपके जो कर हैं वो इसमें से घटा दिए जाते हैं, जो आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्लियर हुआ, आप निकाल लेते। इट इज क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही आपकी क्या है, नेशनल इनकम होती है। अब थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। यहां पर है जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस को ही जीबीए कहा जाता है। बेसिकली एक वस्तु के उत्पादन में जो खासतौर पर आपका खर्च आ रहा है उन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जीबीए एट बेसिक प्राइस, जीबीए इसमें मार्केट प्राइस और नेट प्रोडक्ट टैक्स इसमें से घटा देते हैं, और जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट में जीबीए एट बेसिक प्राइस उसके साथ साथ नेट प्रोडक्शन टैक्स इसमें आता है। तो ये जो जीबीए मार्केट प्राइस है सैम वही है जो आपका जीडीपी प्राइस होता है। मतलब सर इसमें भी तो वही सब शामिल होते हैं। बोले सर थोड़ा बता दें। इसके अंतर्गत भी लैंड होता है, इसके अंतर्गत भी लेबर होता है, इसके अंतर्गत भी कैपिटल होता है, इसके अंतर्गत भी इंटरप्रेन्योर होता है। तो ये जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, और इसमें से आपका देखो प्लस क्या किया जाता है, टैक्स इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है, माइनस सब्सिडी आ जाती है। बोलो चीजें क्लियर हुई। बोले सर अब चीजें क्लियर है। तो वही जीबी है, वही सारी चीजें। आगे बढ़िए। यहां पर आपको एक चार्ट बनाया गया है, इससे भी आप थोड़ी चीजों को समझ सकते हैं। जैसे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट होता है प्रोडक्ट इन ए कंट्री, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर होता है। इंक्लूड इनकम ऑफ फॉरेनर, और आप देखोगे मल्टीनेशनल इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो फॉरेनर जो आय होती है वो भी इसके अंतर्गत होती है। यदि कोई विदेशी नागरिक भी उत्पादन कर रहा है किसी राष्ट्र में तो उसकी जीडीपी में शामिल होता है। जो आपकी जीएनपी होती है इसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर विदेशों में भी आपकी शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद हो रहा है वहां पर, इसमें एक्सक्लूड इनकम अर्न बाय मल्टीनेशनल देन प्रॉफिट इज सेंट बैक टू अदर कंट्री। मतलब कि आप वहां से कितना प्रॉफिट ले रहे हैं और कितना यहां से आप दे रहे हैं उसको, उसमें से उसको प्लस माइनस किया जाता है। जीएनआई की बात कर ले, ग्रोस नेशनल इनकम, मतलब कि इसमें सिमिलर टू एक तरीके से जीएनपी माइनस सम वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय रेसिडेंट्स प्रोड्यूसर प्लस नेट रिसिप्ट ऑफ प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड एट एनी प्रोडक्ट टैक्स, जिसमें लेसेस सब्सिडीज नॉट इंक्लूड इन वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट। ए कंट्री विच अर्न एन पॉजिटिव नेट इनकम on FDI will include in GNI but not GDP। क्लियर हुआ। इसको हम इंक्लूड करते हैं FDI को इसमें, लेकिन GDP में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी यही आपको एक चार्ट दे दिया गया है, एक चार्ट में ही सारी चीजें बता दी गई हैं, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। जीडीपी क्या है, टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसमें प्रोडक्ट आता है। एनडीपी क्या है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास घटा करके आप निकाल लेते हैं। जीएनपी क्या है, जो आपकी जीडीपी में इसमें जो आपकी विदेशों से अर्जित आय हो रही है उसको आप लाते हैं। एनएनपी क्या है, इसमें जीएनपी में से आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन घटा लेते हैं, या फिर जीडीपी प्लस जीडीपी में इनकम फ्रॉम अवॉर्ड डेप्रिसिएशन देखने के लिए आपको मिलेगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जीडीपी
1 सेकेंड। अब आता है आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी में अंतर। जो भी विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं और बाद में कभी भी आप देख रहे होंगे इस क्लास को, लेट्स सेट आप 2 साल 1 साल जब भी आप देख रहे हैं, आपको इनका अंतर लिखना है। मैंने पढ़ा दिया है पूरा कंप्लीट। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी में अंतर आपको क्या करना है, ये अंतर आपको इतने कमेंट्स करने हैं इसमें, इसका एकदम आपको क्या करना है, क्लियर तरीके से लिख करके भेजना है। क्लियर? तो आपको क्लियर तरीके से ये लिख करके भेजना है, तो आप इसका अंतर लिख देंगे। क्लियर? मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा दी हैं, समझा दी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? बोले सर एकदम क्लियर हुआ, आपने आनंद की अनुभूति करवा दी आज क्लास में। आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। जीडीपी और जीएनपी दोनों अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पाद और आय को दर्शाते हैं। जीडीपी सभी घरेलू उत्पादों को मापन करता है, चाहे इसकी उत्पादन इकाइयां और राष्ट्रीयता कोई भी हो। जीएनपी एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता द्वारा उत्पन्न आउटपुट के मापन का आप देखोगे माप करता है। इन सबके अलावा जीएनपी में देश या विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ा जाता है। एनएनपी में लगने वाली लागत, होने वाली कमी को घटाया जाता है, मूल्य ह्रास और टैक्स वगैरह। जीएनपी में आयात और निर्यात के स्थान पर विदेशों से आय शामिल होती है और जीडीपी घरेलू उत्पादित के स्तर को प्रदर्शित करती है। वहीं जीएनपी किसी भी व्यक्ति या किसी देश के निगम के उत्पादन के स्तर को दर्शाती है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अगले एक और आपके टॉपिक की तरफ जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आइए जरा देखते हैं इसको भी। देखो आता है आपका नेशनल मतलब कि नॉमिनल जीडीपी, माफ कीजिएगा नॉमिनल जीडीपी, जिसको नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। उदाहरण से समझाएंगे, इजी हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है सर? नॉमिनल जीडीपी होती है जो चालू अर्थव्यवस्था में, चालू वित्तीय वर्ष की जीडीपी, चालू वित्त वर्ष की जीडीपी। मतलब सर जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आप यहां पर समझे, अभी भारत में 2025-26 ये बजट पेश किया गया था, तो यहां पर जीडीपी अभी कितनी है, अभी कितनी जीडीपी है, तो चालू वर्ष वित्त वर्ष में। क्लियर? ये होता है आपका, जैसे 2025-26 की जीडीपी कितनी है। एक आता है आपकी वास्तविक जीडीपी। क्या आता है? वास्तविक जीडीपी। बोले सर ये क्या होता है? जिसको रियल जीडीपी भी कहते हैं, रियल जीडीपी भी कहा जाता है। ये जो वास्तविक या रियल जीडीपी है, ये होती है आपकी आधार वर्ष, जिसको बेस ईयर्स होता है जनगणना के आधार पर। जैसे भारत में 2011-12, तो ये आपकी बेसिक आप देखोगे अर्थव्यवस्था है 2011-12 की, और ये जनगणना से इंक्लूड होती है। क्लियर हुआ? तो जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना बाजार मूल्य मतलब कि चालू कीमतों पर की जाती है, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी हमेशा अधिक होती है और इसमें मुद्रास्फीति जुड़ी होती है। किससे अधिक होती है? आप देखोगे जो आपकी रियल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी अधिक होती है रियल जीडीपी से, ये आपको ध्यान में रखना है। रीजन होता है आपका नॉमिनल जीडीपी में आपकी इन्फ्लेशन भी शामिल होती है, इसलिए इसके अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल जीडीपी मैंने आपको बता दिया है, जो आधार वर्ष बेसिक ईयर्स और इसमें स्थिर होती है। याद रखना, रियल जीडीपी के अंतर्गत जो आपकी इन्फ्लेशन होती है उसको काउंट नहीं किया जाता है, वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होती है। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष मतलब कि स्थिर कीमतों पर की जाती है, उसको हम कहते हैं। इसके आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की सही एवं वास्तविक और स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो हमारे यहां पर अभी क्या है, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी जो बेस ईयर्स माना गया है वो 2011-12 माना गया है।
हाँ, अब एक कमेटी गठित की गई थी, अगर हम बात कर ले, मैंने उसका नाम लिख करके लाया हूं। हाँ, मैं अभी बताता हूं आपको उसका नाम। एक कमेटी है अभी 2024 में गठित की गई है, जो खासतौर पर क्या करेगी, बेस ईयर्स को चेंज करना है। और ये जो बेस ईयर्स है आपका, ये आपका 17 से 18 करना है। क्लियर? ये बेस ईयर्स परिवर्तन करने के लिए 20 सदस्यीय एक कमेटी, ऐसी कुछ रघुनाथ करके कुछ, आई थिंक ऐसी कुछ कमेटी है जो इस पे काम करती है। 1 सेकेंड रुकिएगा, बता ही देते हैं आपको, जब बता ही रहे हैं तो बता ही देते हैं ना। तो 1 सेकेंड रुकिएगा, हम लिख करके तो लाए हैं। बोले सर करंट अपडेट भी आप करवा रहे हैं? बोले सर बिल्कुल करवा रहे हैं। तो 1 सेकेंड रुकिएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। बोले सर बिल्कुल कर लेंगे। हाँ देखो, अभी क्या हुआ है, जो मोस्पी है, मोस्पी, MOSPI, ये जो मोस्पी है, इसने अभी क्या हुआ है, एक कमेटी का गठन किया है, जो खासतौर पर विश्वनाथन गोल्डकर कमेटी है। कौन सी है? विश्वनाथन गोल्डकर, ये समिति है। अब इस समिति में कितने हैं टोटल, आप देखोगे 20 सदस्य हैं। और उसने रिकमेंडेशन दी है किसको लेकर के, कि ये क्या करेगा, ये अर्थव्यवस्था में जो बेस ईयर से इसको परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। तो मोस्टली इसके तहत काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है नॉमिनल जीडीपी और उसके साथ साथ रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है और रियल जीडीपी आपको नीचे की तरफ प्रतीत हो रही है। अपेक्षाकृत किसके? नॉमिनल जीडीपी के। भाई जो 2011 की अर्थव्यवस्था थी, अगर मैं कहूं आपसे, जो 2011 वाले की अर्थव्यवस्था थी, हम लगभग 7वें नंबर पर आते थे, 8वें नंबर पर आते थे। आज भारत 2025-26 में विश्व का आप देखोगे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो हम कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हैं। क्लियर हुआ? बोले सर ऑफकोर्स एकदम चीजें क्लियर हुई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर नॉमिनल जीडीपी और उसके साथ साथ रियल जीडीपी के बारे में कुछ तथ्यों को बताया गया है। जैसे इसकी मीनिंग है इफेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें तो शामिल होता है, इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है, इसमें से निकाल दिया जाता है, इसमें शामिल होता है। एक्सप्रेस इन, इसमें करंट मार्केट प्राइस होता है, इसमें बेस ईयर्स होता है। वैल्यू ऑफ जीडीपी की बात कर ले, इन मच हायर एंड सेंस करंट मार्केट एंड चेंजेस आर टेकन इनटू इफेक्ट होता है और इसमें बेस ईयर्स होता है। यूजेस की बात कर ले, कैन बी कंपेयर्ड विद वर्षिश एंड क्वार्टर ऑफ एन इवन ईयर्स, जो निकाला जाता है तत्काल में। कैन बी कंपेयर्ड, इसमें आप देखोगे टू मोर एंड जो आपका फाइनेंशियल ईयर्स होता है वो होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात कर ले, क्योंकि फ्रॉम नॉमिनल जो जीडीपी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी एनालाइज इजिली हो जाता है, लेकिन रियल जीडीपी इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। ये बेसिकली दिखाएगा आपको कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है तीव्र हो रही है, लेकिन आप इसको बेसिकली तरीके से अच्छे से नहीं डिफाइन कर पाओगे। जो रियल जीडीपी होती है वो आपको बता देगी ना आप रियल व्यक्ति है कि नहीं। देखो हर व्यक्ति के दो आप देखोगे व्यक्तित्व होते हैं। एक उसका होता है जो बाहर का होता है, जैसे अभी जो मैं आपके साथ में उपस्थित हूं, ये मेरा प्रोफेशनल, ठीक है, व्यक्तित्व है। यहां पर मैं एक भी शब्द गलत नहीं बोलूंगा, कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करूंगा, कुछ भी मजाक नहीं करूंगा, है ना। यहां पे मैं प्रोफेशनल एकदम आपके सामने उपस्थित हूं। ऐसी आप हैं। आप अगर विद्यार्थी की फॉर्मेट में तो विद्यार्थी हैं, जब आप अपने यार दोस्तों में होते हैं तो आपकी सारी टोन बदल जाती है, आपके पेरेंट्स के सामने। तो ये दो व्यक्तित्व होते हैं। आपके घर का व्यक्तित्व अलग होता है और बाहर का व्यक्तित्व अलग होता है, पब्लिकली और पर्सनली। क्लियर? हाँ, तो ये दो व्यक्तित्व होते हैं। उसी तरीके से आपकी जीडीपी भी होती है। जो रियल है आप, वो कहां है? आप अपनी फैमिली के सामने। क्लियर? और यदि आप नॉमिनल है तो आप अभी स्टूडेंट्स में है, या मैं आपके सामने नॉमिनल फॉर्मेट में हूं, क्योंकि वास्तव में जो मैं हूं, वास्तव में ये तो मेरा एक आप देखोगे प्रोफेशनल है, ठीक है, जो मेरा वर्क है वो मैं अपना काम कर रहा हूं। जो रियल है मिस्टर कुमार सर, वो फैमिली के सामने उपस्थित होंगे। ऐसा नहीं है आपके सामने भी फेंक है मिस्टर कुमार सर, लेकिन इनका एक है ओरा है जो प्रोफेशनल है, वो फैमिली के ऊपर है, दूसरा वाला, है ना। तो दो फेस होते हैं, वो रियल है लेकिन ये नॉमिनल है। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपका है, अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका नॉमिनल है। जब आप अपने मित्रों में बैठोगे तो आपका वहां पर प्रोफेशनल रियल दिखना शुरू हो जाएगा। वहां पर हंसी मजाक करोगे, एक दो अच्छी अच्छी चुटकुले भी आप सुनाते हो अपने स्टूडेंट्स को, सॉरी माफ कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में। फिर आता है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल का मतलब होता है कि संभावना कितनी है। माफ कीजिएगा, संभावना अभी कितनी है।
अभी संभावना कितनी है आपकी अर्थव्यवस्था में? तो भारत में तो बहुत संभावना है। अभी भारत आप देखोगे डेटा के स्तर पर इंडिया चौथी रैंक पर पहुंच गया है विश्व में। हमें अभी कहां पर जाना है? तीसरे पर जाना है, दूसरे पर जाना है और पहले पर जाना है। तो संभावना तो बहुत है भारत में। इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर आप सही से काम में लगा दे, यूटिलाइज कर दे, रोजगार के अवसर दे दें तो चीजें बड़ी बेटर होंगी। संभावित होता है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उत्पादन का स्तर जिसे कोई भी अर्थव्यवस्था निरंतर मुद्रास्फीति दर पर उत्पादित कर सकती है, मतलब कि और इसको बढ़ा सकती है। तो बहुत पोटेंशियल है भारतीय अर्थव्यवस्था में, है ना। चलिए अब ऐसे ही एक और टर्म आता है। एक विद्यार्थी ने हमसे टेस्ट सीरीज की क्लास में पूछ लिया था, सर जीडीपी के कितने प्रकार होते हैं? तो उसमें से एक प्रकार ये भी आता है ग्रीन जीडीपी बेसिकली। तो ग्रीन जीडीपी, हालांकि अर्थव्यवस्था के कई प्रकार होते हैं, बेसिक वाली जो क्लास थी उसमें हमने बता दिया। ग्रीन जो जीडीपी होती है इसमें क्या है? ग्रीन का मतलब ही क्या है? इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ये इसके अंतर्गत शामिल होगा। क्लियर? मतलब कि ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है जैव विविधता की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारणों को मापना। अगर आप जैसे देखो अर्थव्यवस्था में जीडीपी में क्या करते हैं, आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापते हैं। जीडीपी क्या करती है? मापन है एक किसी भी अर्थव्यवस्था का। वैसे ही ग्रीन जीडीपी क्या होगी आपकी? आप देखोगे जैव विविधता, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी, इसको मापेगी, बायोडाइवर्सिटी को। आपके यहां पर क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसको मापेगी। किसी देश के ग्रीन जीडीपी से मतलब है कि वह देश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किस सीमा तक तैयार है। जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17 उनको लेकर। क्लियर? उस पे कितना आप देखोगे सजग है वो अर्थव्यवस्था। तो जीडीपी मतलब कि ग्रीन अर्थव्यवस्था आपकी जो हरित अर्थव्यवस्था को मापने का प्रयास करती है। ग्रीन जीडीपी इज ए टर्म यूज फॉर एक्सपेंसिव जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एनवायरमेंटल एंड डिग्रेडेशन। चीन पहला देश जिसने 2004 में पहली बार अपनी जीडीपी में हरित जीडीपी का फार्मूला और पेश किया था ये पैमाना। तो चाइना ने सबसे पहले क्या किया था, इसको यूज किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक शब्द आता है यहां पे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम की अगर हम बात कर ले, जो आपकी आय प्राप्त हो रही है, आपको कहीं ना कहीं आय प्राप्त हो रही होगी, आपकी इनकम होगी। तो इसमें क्या होता है पर्सनल इनकम में, जैसे मानो मिस्टर कुमार सर की कुछ यूट्यूब से इनकम हो रही होगी, कहीं और जॉब करते हैं वहां से हो रही होगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं वहां से हो रही होगी। इन सब के अलावा क्या पता इन्होंने शेयर बाजार में भी चीजों को लगा रखा हो, इन्होंने बॉन्ड भी खरीद रखे हो, या स्टॉक मार्केट में भी ये कहीं ना कहीं लगा रहे हो। तो ये जो मुझे प्रतिफल है, या कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, इन सब के अलावा रेंट भी इनका आ रहा हो, तो वहां पर भी क्या है, वो भी तो लाभ है। इन्होंने कई मुद्राएं किसी को क्या है लोन देके रखा हो, मतलब कि मिस्टर कुमार सर ऋण भी देते हैं अगर किसी को चाहिए, तो ऋण पर जो इनको प्रतिफल मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इनकी आय होती है। तो यही आपकी पर्सनल आय है। ऐसी आपके पेरेंट्स की आय होगी, आगे चल के आपकी भी आय होगी। क्लियर? तो नेशनल इनकम माइनस इसमें से अंडर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड नेट इंटरेस्ट पेमेंट एंड मेड बाय हाउस होल्ड कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू दी हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम्स इसके अंतर्गत आता है। चलिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कि उसमें से हम घटा करके उसको निकाल लेते हैं जो भी। अब इसमें क्या होता है डिस्पोजेबल, मतलब कि आपने क्या होगा, जब देखो आपने क्या होगा, आप कहीं ना कहीं जो आपका इनकम टैक्स होता है देते हैं कि नहीं, इनकम टैक्स भी तो पे करते हैं। मानो मिस्टर कुमार सर की क्या है 1 करोड़ रुपए की इनकम हो जाती है, मानो कि इनकी 1 करोड़ रुपए की इनकम होती है। अब उसमें से क्या है मान लीजिए 40% ये टैक्स भी तो दे देते हैं, मतलब कि 40 लाख रुपए ये टैक्स के भी तो पे कर देते हैं। क्लियर? ग्रोस एनुअल इनकम माइनस पेबल टैक्स प्लस अदर आप देखोगे डिडक्शन इसके अंतर्गत आता है, तो यही इसके अंतर्गत आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्स बिफोर डायरेक्ट टैक्स इन 1 ईयर। मतलब क्या किया जाता है इसमें, आपकी जो भी उसको मिल रही है, किसी भी कंट्री से मिल रही है इंडिविजुअल जो आय है, और उसमें से क्या है टैक्स को घटा दिया जाता है 1 वर्ष में। तो पर्सनल इनकम मतलब कि नेशनल इनकम। अनडिस्ट्रीब्यूट कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है, कॉर्पोरेट इसमें टैक्स होते हैं। सोशल सिक्योरिटी
कंट्रीब्यूशन भी कई बार हम देते हैं कि लो एनजीओ में कहीं ना कहीं दे दिया। ट्रांसफर पेमेंट होता है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिबिट भी होता है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। क्लियर हुआ? टैक्स मतलब कि भाई आप इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं, बस वही है अपनी आय में से। अब ये स्तर को आप क्या कर सकते हैं, नेशनल स्तर पर भी देख सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर है, भारत की कितनी आय हो रही है और भारत क्या करता है। जो भारत ने, आप देखोगे डिबिट है भारत के पास में, क्या है भारत के पास में, ऋण भी तो होगा ना, बोलो है कि नहीं। भारत ने पैसा लिया है कि नहीं, कहां से सर, विदेशों से। कहां से सर, विदेशों से। जैसे भारत ने आईएमएफ से पैसा लिया है कि नहीं, भारत ने आप देखोगे वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है कि नहीं, भारत ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी डेवलपमेंट बैंक है उससे लिया है कि नहीं, भारत ने न्यू आप देखोगे डेवलपमेंट जो आपकी बैंक है उससे पैसा लिया है कि नहीं। तो इन सबसे पैसा लेते हैं कि नहीं। तो राष्ट्रीय प्रोज्य आय से अभिप्राय है किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय से जो उस देश को आप देखोगे व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है। किसी देश की राष्ट्रीय प्रोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय मतलब कि शुद्धतः अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय को जोड़ा जाता है। अब इसी में क्या है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। भाई इसमें भी क्या होगा, आप अब आपको उसमें से जो आप डिबेट लिए थे, ऋण लिए थे, उस पे जो आप ब्याज दोगे वो घटाया जाएगा बस। बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और विश्व के शेष देशों से प्राप्त अन्य चालू हस्तांतरण अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम ए दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके अंतर्गत आ जाता है जो ट्रांसफर होता है चालू, ठीक है, प्राप्त पर। ऐसी प्राइवेट इनकम होती है हर किसी की, फैक्टर इनकम फ्रॉम एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूजिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कोई उत्पाद कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पब्लिक सेक्टर तो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है। नेशनल डिविड इंटरेस्ट, मैंने कहीं मान लीजिए आपका क्या किया है, पैसा दे दिया है, तो वहां पर मुझे ब्याज मिल रहा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अवार्ड, अगर मैं विदेशों में काम कर रहा हूं, मेरी कोई कंपनी है, वहां से मुझे लाभ भी हो रहा होगा। प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, और भारत सरकार ने कुछ सब्सिडी वगैरह दी होगी। अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्य सो भी आ रहा होगा। तो इसमें प्राइवेट इनकम हमारी शामिल होती है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते। प्राइवेट इनकम फ्रॉम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रोशिंग टू प्राइवेट सेक्टर, जिसमें इंटरेस्ट और नेशनल डिविड होता है, करंट ट्रांसफर गवर्नमेंट्स के द्वारा भी होता है और वर्ल्ड के द्वारा भी होता है ना, इन सब के अलावा अदर। अब बात कर लेते हैं जीबीए के बारे में, जिसको बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोस वैल्यू एडिशन। ग्रोस वैल्यू एडिशन इसको कहा जाता है। मतलब सर, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य इसके अंतर्गत आता है। वित्त वर्ष की बात कर ले तो इसमें खासतौर पर 15 और 16 जीवे के प्रारंभ किया गया था और इसका आधार वर्ष वेश ईयर्स भी क्या है, 2011-12 ही देखने के लिए मिलता है। आइए, अगर कोई कंपनी 20 रुपए के ब्रेड के पैकेट बेचती है तो इससे बनने में उसे आप देखोगे 16 रुपए का इनपुट और कच्चे माल की लागत के रूप में प्रयोग होता है, तो उसे जीबीए का हस्तांतरण 4 रुपए माना जाता है। मैं अभी समझाऊंगा आपको एक उदाहरण के तौर पर। देखो, जीबीए बताता है कि एक तय अवधि में इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल दाम निकालने के बाद कितने रुपए की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ। मैं अभी आपको बताता हूं, 1 सेकेंड। कोई हम पेज देखते हैं क्या हमारे पास में है। चलिए देखो, यहां पर इन्होंने दे भी रखा है, क्लियर, इन्होंने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लगा दिया गया, बहुत अच्छा किया है, नहीं तो हम बनाते अलग से। चलिए इसको समझाते हैं और आपको समझ में भी आएगा। देखो, इंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है, क्लियर, उसको प्रोडक्ट बनाना है। जैसे हमने इस कप का, इस मग का हमने आपको उदाहरण दिया था। अब इसमें मान लीजिए फार्मर है, तो यहां से वैल्यू जो है आपकी आउटपुट कितनी है, अगर मैं देखूं तो 600 रुपए है। कोई फार्मर ने क्या किया है, कुछ है, इसमें फ्लोर मिल है, तो वो क्या कर रहा है, इसको 800 रुपए में, ध्यान रखना। उसके साथ साथ वेकर है वो 1000 रुपए में, और जो आपका स्पोक कीपर है वो इसको 1200 रुपए में। टोटल कितना हुआ, 3600 रुपए। कॉस्ट ऑफ आप देखोगे इंटरमीडिएट्स गुड्स एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
तो 200 रुपए का इसमें मान लेते हैं कंजम्पशन हो रहा था। इसमें 600 का था, इसमें 800 का था, इसमें कितने का था 1000 का था, 2600 हुआ। अब टोटल इसमें आप देखोगे अंतर कितने का है, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, वैल्यू एडिशन 400 200 200 200 और यहां पर आ जाए कितना 1000। बोले सर अब भी क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा और अच्छे वे में बताते हैं। चलो आपको और बताते हैं। उसके लिए हम एक पेपर स्लाइड तैयार कर लेते हैं ताकि हम आपको समझा सके। तो इस स्लाइड को तैयार कर देते हैं पहले। आइए मैं इस स्लाइड को बना देता हूं, 1 सेकेंड रुकना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं ये स्लाइड ले लेता हूं, इतनी ही स्लाइड मुझे काफी है। तो हम इस स्लाइड को रेडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर? इतने में आप चाय अगर पीनी है तो पी लो, पानी पीना है तो पी लो। हम स्लाइड को पहले तैयार कर रहे हैं बेसिकली, ताकि आपको मैं अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझा सकूं और आपका कोई भी डाउट इसमें ना रहे। बोले सर आप तो चीजों को आज कंठस्थ करा के मानेंगे। बिल्कुल, एकदम कंठस्थ करा देंगे। तो सर आज हम भी आपसे कंठस्थ ही करवा के मानेंगे चीजें, ऐसी बात है। तो चलो सेशन को लाइक भी करते चलना और ये भी बताते चलना भारत के किस कोने से आप इस क्लास को देख रहे हैं। जीडीपी आपकी अब क्लियर हो चुकी होगी, मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे ये फील आना शुरू हो गया है कि आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो गए हैं जीडीपी से रिलेटेड। बोले सर हो तो रहे हैं, बस थोड़े से डाउट और रहे हैं। ये अगर जीबी आप समझा दें तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बोले चलिए हमको जीबीए भी बता देते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान में चीजें रखनी हमको, क्योंकि पेपर हमारे पास अगर डिजिटल अभी होता बोर्ड तो हम एक न्यू स्लाइड ले लेते और आपको चीजें बता देते। अब हमें इसको कलर दे करके डिजाइन करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, 1 मिनट ही सही लगेगा तो कोई दिक्कत इसमें होगी तो नहीं। देखो भाई प्रिय विद्यार्थियों, जरा समझो, अब जरा चीजों को जानते हैं। हाँ दिख रहा है, चलो दिख तो रहा है। देखो जरा समझते हैं और एक एक को हम समझने का प्रयास भी करते हैं। क्लियर? बोले सर समझा दीजिए, आपका बड़ी मेहरबानी होगी। एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पर चीजों को समझाते हैं। देखो हम यहां पर लिख देते हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं हम। उदाहरण से चीजों को, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं तो उदाहरण पे हम थोड़ा सा बिलीव ज्यादा करते हैं। यहां पे ले लेते हैं गेहूं, गेहूं ले लेते हैं और यहां बना लेते हैं उसका आटा और यहां बना लेते हैं उसका क्या, ब्रेड। क्लियर हुआ? ये आपकी व्हीट है, ये आटा है और ये बन गया इसका ब्रेड। क्लियर हुआ? ये एक उदाहरण हमने लिया है। बोले सर ठीक है, उदाहरण आपने लिया है। क्लियर हो रहा है? देखो गेहूं है, आटा है, ब्रेड है। जब मध्यवर्ती वस्तु में इसको आप निकालते हो, मध्यवर्ती वस्तु में आप निकालते हो तो उस समय जो है गेहूं की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 रुपए। जैसे ये आटे की वैल्यू की बात कर ले तो आटे की वैल्यू हो गई है आपकी 10 रुपए और ये जो इसका ब्रेड बना, इसकी ब्रेड की वैल्यू हो गई है आपकी 20 रुपए। जरा समझना, ये मध्यवर्ती वस्तु है। वस्तुएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइवेट वस्तु और एक होती है गवर्नमेंट वस्तु। प्राइवेट वस्तु वह होती है जिसके लिए आप पे करते हैं। जैसे आपकी पर्सनली कार है, वो प्राइवेट है, उस पर कोई भी यूज नहीं कर सकता। वही अगर मैं बात कर लूं बस रोडवेज की तो वो पब्लिकली वस्तु है। इसमें भी जो होती हैं 3 टाइप से होते हैं इनके सब टाइप्स में। जैसे मध्यवर्ती वस्तु होती है, उसके साथ साथ आप देखोगे बाजार वस्तु होती है, मूल्यवर्धन। ठीक है, चलो तो यहां पर है गेहूं। गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है तो गेहूं का 0 रुपीज, आटा हमने बनाया उसका गेहूं का तो 10 रुपए हो गए और ब्रेड बनाया तो 20 रुपए हो गए। उसके बाद में हमें बनाना है इसका बाजार मूल्य। क्या बनाना है हमें? इसका अब बाजार मूल्य देखना है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में मानो कि जो गेहूं आपकी बिक रही थी मार्केट में वो कितने की बिक रही थी? 10 रुपए की बिक रही थी। मान लीजिए कितने की बिक रही थी? 10 रुपए की गेहूं बिक रही थी। और जो आपका आटा था, ये आटा आपका बिक रहा था 20 रुपए का
वही जो ब्रेड आपका बिक रहा था ये बिक रहा था आपका 50 रुपए का। जरा समझना, मार्केट प्राइस एटलीस्ट कितना हुआ, मार्केट प्राइस आपका कितना हुआ ये मुझे बताओ। तो मार्केट प्राइस हुआ 10, 20, 30 और 50, 80। बोले सर आपका 80 हो गया मार्केट प्राइस। क्लियर। मध्यवर्ती वस्तु कितने की थी, मध्यवर्ती जो वस्तु थी वो थी आपकी 0, 10, 20 और 30, 30 रुपए की थी। बोले सर ठीक है। अब जरा समझना, जो बेसिकली वस्तु की कीमत थी वो थी 30 रुपए, मध्यवर्ती जो वस्तु थी वो थी 30 रुपए, लेकिन हम बात कर रहे हैं जीबीए के बारे में, ग्रोस वैल्यू एडिशन। तो यहां पर मतलब टोटल जो मार्केट प्राइस हुआ 80 रुपए माइनस अगर हम देखें मध्यवर्ती वस्तु 30 रुपए, तो मतलब यहां पर जो वृद्धि हुई ना वो 50 रुपए की वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई, 50 की वृद्धि हुई बच्चे, आपकी 50 की वृद्धि हुई। जैसे देखो गेहूं मध्यवर्ती वस्तु में 0 थी तो 10 बढ़ा, आटे में कितना था यहां पर भी 10 बढ़ा और यहां पर आपका कितना बढ़ा, 30 बढ़ा। तो 10, 10, 20 और 30, 50। तो 50 रुपए का क्या हो गया, यहां पर आपका मूल्यवर्धन देखने के लिए आपको मिलेगा। इसी को बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडिशन, जो आपको ऊपर लिखा हुआ था। ये एक उदाहरण होता है। समझ में आ गया। बोले सर चीजें क्लियर हैं, अब बस आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं। जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है वह जीबीए होता है। जीबीए बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर। कर को हम घटा देते हैं। नोट, जीडीपी आप देखोगे एट मार्केट प्राइस के अंतर्गत आता है। जीबीए बेसिक प्राइस, इसमें जीबीए एट बेसिक फैक्टर, इसमें कॉस्ट आ जाता है, और नेट प्रोडक्शन इसमें टैक्स होता है। क्लियर। और जीबीए मार्केट प्राइस में क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्स होता है। मार्केट में अगर कोई वस्तु बिक रही है तो वो क्या है, एक तो है बेसिक प्राइस में तो आपकी स्टाम्प ड्यूटी ले लेते हैं वो, लेकिन जब मार्केट में बिकती है तो उस पर आप अलग से देते हैं एक और ड्यूटी, जिसको बोलते हैं आपका प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनएसओ जीबीए के लिए तिमाही और वार्षिक आंकड़े दोनों अनुमान प्रदान करता है। यह 8 व्यापक श्रेणियों और क्षेत्रवार वर्गीकृत डेटा पर आधारित होता है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कराई गई वस्तुओं और सेवाएं इसमें दोनों शामिल होती हैं। अब कौन कौन सी सेवाएं और वस्तुएं इसमें शामिल हैं, 8 डेटा कौन कौन सा है। पहला कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन, दूसरा है खनन उत्खनन, तीसरा है विनिर्माण, चौथा है आपका बिजली, गैस, पानी आपूर्ति और अन्य जन उपयोगी सेवाएं, पांचवा है निर्माण, छठा है व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण सेवाएं, सातवां है आपका वित्त, रियल एस्टेट और आपके व्यावसायिक सेवाएं, और आठवां है लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं। क्लियर, ये इनके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब देखो, जो विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं और बाद में भी देख रहे हैं, आपको कमेंट्स में इसका लिखना है। क्लियर, क्या लिखना है आपको, ये कमेंट्स में लिखना है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में लिख करके बताना है कि ये जो आपका जीबीए और जीडीपी का अंतर देखने के लिए आपको मिलेगा वो इस प्रकार है। तो आप इसका क्या करेंगे, कमेंट्स में आप इसको लिख करके भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर ले आपसे कि जीबीए के अंतर्गत जहां उत्पादक या आपूर्ति पक्ष की तरफ से आर्थिक गतिविधियां आप देखोगे तस्वीर पेश की जाती है, उसको जीबीए कहते हैं। आपूर्ति, क्योंकि इसमें क्या होता है, जीबीए के अंतर्गत आपकी सप्लाई साइड होती है। क्लियर। जीडीपी में क्या होता है, डिमांड साइड होती है, कंजम्पशन होता है। जीबीए आपूर्ति, जबकि जीडीपी आप देखोगे मांग अर्थव्यवस्था को मापने का तरीका है। जीबीए से पता चलता है कि किस क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है, यह आपका जीबीए बताता है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मतलब कि मोस्पी और सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 बदल करके क्या है इस पे विचार कर रहे हैं। अभी हमने बात की थी जो आपकी कमेटी थी उसके बारे में, ठीक है, 2017-18 की बात हो रही है। जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक समृद्धि और विकास जीबीए के आधार पर मापा जाता था, लेकिन 2018 के बाद आरबीआई ने आर्थिक समृद्धि और विकास के मापन हेतु पुनः जीडीपी को उपयोग में लाना शुरू कर दिया है। कुछ अपडेटन है तो यहां पर अपडेट आप लिख लेंगे। देखो, दुनिया में अगर हम देखें टॉप जो 10 देश हैं, ये 2019 का जीडीपी में लाख में आपको देकर रखा है। तो सबसे पहले अमेरिका एक रैंक पर है, चीन है आपका 1004 इतने करोड़ रुपए की, तो ये दूसरे पर है। जापान है आपका तीसरे पर, जर्मनी था आपका चौथे पर, और भारत था आपका 5वें पर। अब भारत क्या है, चौथे नंबर पर आ चुका है। क्लियर। फिर ब्रिटेन छठे पर है,
फ्रांस आपका 7वें पर है, इटली आपका 8वें पर है, ब्राजील आपका 9वें पर है और कनाडा आपका 10वें पर है। भारत 209 के साथ में है और चीन की बात कर ले तो 1004 है। जरा औकात भी देख लीजिएगा आप। आइए अब बात कर लेते हैं परचेजिंग पावर। कई बार पूछा जाता है आपसे प्रीलिम्स में, पीपीपी, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या होता है? ये होता है मतलब कि जैसे उदाहरण के तौर पर आप इसको समझें, उदाहरण के तौर पर आप इसको समझें कि जैसे अगर हम बात कर ले भारतीय, मान लीजिए 1 रुपया है, तो 1 रुपये में आप विदेशों में कितना वस्तु खरीद सकते हैं और 1 ही डॉलर में आप विदेशों में सेम कितनी वस्तु खरीद सकते हैं। तो मतलब ये आपका डॉलर से इसका कंपेयर करके निकाला जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से विनिमय का एक सिद्धांत होता है, दो देशों की वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में मौजूद अंतर को यह मापता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है। परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच में मुद्रा की क्रय शक्ति कितना अंतर या फिर समानता या समता मौजूद है। परचेजिंग पावर पैरिटी द्वारा मुद्रा विनिमय दर को भी तय किया जाता है, जो आपकी एक्सचेंज रेट होती है उसको भी ये निकालते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें आप देखोगे एक तरीके से हाइपोथेसिस स्टेट दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज करेंसीज एंड इक्वल टू रेशियो ऑफ द करेंसीज एंड परचेजिंग पावर अस मेजर्ड बाय दिस नेशनल प्राइस लेवल। तो इसमें इसको निकाल लिया जाता है दो देशों के बीच में। आइए एक उदाहरण देकर के रखा है यहां पर, व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। तो यहां पर देखिएगा एक सदस्य है और एक इधर क्या है, हाँ ये क्या है, यहां पर आपको खरीदने वाला है और ये किसी वस्तु को बेच रही है। तो यहां पर गए हैं मैकडोनाल्ड में, मैकडोनाल्ड में भाई साहब ने क्या लिया है, पॉपकॉर्न ले लिए हैं। तो यहां से जाकर के मान लीजिए भारतीय नागरिक है, इन्होंने क्या ही रुपये दे दिए हैं। तो इनसे बोला गया है ठीक है मैकडोनाल्ड में, तो इनसे कहा गया है लाओ आप कितने दो, 1000 रुपए दो, क्योंकि आपके देश की करेंसी क्या है लगातार अब 90 रुपए से ऊपर चली गई है, ठीक है। तो अब आप हमें क्या करो, इसने भाई साहब ने कहा हमारे यहाँ पर मैकडोनाल्ड जो मिलता है ना, हम 200 रुपए में काम चला लेते हैं, 200 रुपए में मिल जाता है, 150 200 में। अब अमेरिका में पूछे, बोले 200 में नहीं मिलेगा, अब आपको 500 पे करना पड़ेगा। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, कम हो गई है, आपके देश की मुद्रा की शक्ति कम हो गई है, तो इसलिए आप अब हमें पैसे ज्यादा दो। तो इसमें क्या होता है, ये अब यहां पर दो देशों की करेंसी का क्या होता है, चीजों को रखा जाता है। चलिए क्लियर हुआ। आइए तो इससे भी आप निकाल सकते हैं परचेजिंग पावर। आप देखोगे पैरिटी फार्मूला होता है, इसमें कॉस्ट ऑफ डू आप देखोगे गुड्स एक्स कंट्री जो करेंसी होती है, एक्स इन करेंसी 1 ली जाती है और कॉस्ट ऑफ गुड एंड जो आपकी करेंसी सेकंड है उससे निकाल लेते हैं। तो आप इससे क्या करते हैं, डॉलर के सापेक्ष इसको निकाला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके सापेक्ष निकाला जाता है, डॉलर के सापेक्ष आप किसी भी लोकल करेंसी को निकालते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही तो करेंसी है जो मान्य है। आइए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय की गणना। देखो अगर हम देखें राष्ट्रीय आय की गणना 3 मेथड से होती है। कितने मेथड है इसमें, 3 मेथड होते हैं। एक होता है आपका आय मेथड, एक है आपका व्यय और एक है आपका उत्पाद। भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत 2 पे टिका हुआ है, इन दोनों से हम मापते हैं। इंडिया में हम व्यय और उत्पाद पर मापते हैं, आय पर नहीं मापते हैं। बोले सर आय क्यों नहीं ले रहे, आय क्योंकि हमारे यहां पर आय का जो अंतर है बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने के लिए मिलता है। कैसे सर, जरा समझा दीजिएगा। देखो आय का अंतर इसलिए हमारे देश में ज्यादा देखने के लिए आपको मिलता है। अगर हम देखें कोई मान लीजिए आज इन्फ्लुएंसर है, उसकी आय कितनी है, आज वो दिन के आप देखोगे 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्लियर। और एक मजदूर है, किसान है, और मुश्किल से एक दिन के आपके 500 भी नहीं कमा रहा है। तो देखो अंतर कितना है। वही अगर हम बात कर ले बिजनेस व्यापार में, अगर हम देखें अडानी की इनकम देखिए 1 वर्ष की कितनी है, और एक जो रेडी पटरी वाला है, खोमचे वाला है, इसको देखिएगा इसकी इनकम कितनी है। तो हम इसको इसमें नहीं निकालते, तो हम किससे निकालते हैं, व्यय से निकालते हैं, क्योंकि खर्च तो सभी करते हैं, खर्च तो सभी करते हैं। मिडिल क्लास भी करता है, रेडी वाला, खोमची वाला भी, अडानी भी, अंबानी भी, टूथपेस्ट तो सबको चाहिए। उत्पाद सभी करते हैं, कोई ज्यादा करता है तो कोई कम करता है। आइए कोई वस्तु का तो कोई सेवा का।
राष्ट्रीय आय को मापने के लिए तीन आप देखोगे विधियां होती हैं। उसमें पहला है आपकी प्रोडक्शन मेथड और दूसरा है आय मेथड और उसके साथ साथ है एक्सपेंडिचर। तो हम इनकम मेथड को शामिल नहीं करते हैं, हम प्रोडक्शन मेथड को लेते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड को ही शामिल करते हैं भारत में। अगर हम देखें प्रोडक्शन मेथड की बात कर लें तो इसमें औद्योगिक उद्यम प्रणाली की एक सूची निकाली जाती है जिसपे इन्वेंटरी मेथड कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन होता है और उसके कुल मूल्य को जोड़कर इसमें लगाया जाता है। दोहरी गणना इसमें डबल आप देखोगे काउंटिंग से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तु सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। देख लो जरा यहां पर समझना, इन्होंने कहा है अंतिम वस्तु। जो वस्तुएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। बोले सर आप तो एकदम से चीजें क्लियर कर रहे हैं, आइए क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट तो आपको बताएंगे ही ना। एक सेकेंड रुको, थोड़ा मैं यहां पर एक स्लाइड बना लेता हूं ताकि इस कॉन्सेप्ट को भी समझा सकूं। कुछ लाइनें ही रफ करेंगे, ज्यादा नहीं। बस इतने में ही काम हमारा हो जाएगा। देखो जो वस्तु या सेवा होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मध्यवर्ती, एक होती है आपकी मध्यवर्ती के साथ साथ एक होती है सेकंड हैंड और एक होती है अंतिम। हम अंतिम को शामिल करते हैं। ये जो मध्यवर्ती है, जैसे अगर हम बात कर ले, जैसे हम बात कर लें गाय क्या देती है? दूध। दूध को पीता है अमूल, मतलब कि अमूल पीता है इंडिया, देश पीता है। दूध जो है मध्यवर्ती वस्तु है। दूध का क्या बनता है? दूध का बनता है आपका पनीर, दूध की बनती है मिठाई, दूध का बनता है घी, दूध का बनता है मक्खन। अब इसमें जो लास्ट है वो है आपका घी। लास्ट इसमें जो वस्तु है, अगर दूध की हम बात कर ले तो पनीर इसका लास्ट है। उसके साथ साथ अगर लास्ट की बात कर ले तो लास्ट है आपका मिठाई। क्लियर हुआ? ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे चीनी है, शुगर कैन गन्ना है, वो एक मध्यवर्ती वस्तु है, कच्चा माल है। वो मध्यवर्ती वस्तु क्या है? चीनी है। चीनी है, अब इसका अंतिम वस्तु क्या बनेगी? मिठाई बनेगी। आपको इसको कहीं भी यूज करना है, शक्कर, है ना। सेकेंड हैंड जो वस्तु होता है तो इसको भी शामिल नहीं करते हैं। सेकेंड हैंड जो वस्तु होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये फोन है, ये फोन है। अब ये फोन मान लीजिए पुराना हो गया, 5 साल पुराना, मान लीजिए ये लेटेस्ट फोन हो गया 5-6 साल पुराना। अब मैं बेचूंगा तो सेकेंड हैंड हो गया, लेकिन इसको शामिल नहीं करोगे आप। जो इसमें मेडिएटर होता है जो इस फोन को बिकवाएगा, जैसे आपने मान लीजिए कार बेच रही है, तो कार बेचोगे तो बीच में मेडिएटर अगर कोई है तो वो आपसे मारेगा, कहेगा आपको देना पड़ेगा लाभ का इतना, बिकवा दूंगा इतने पैसे चाहिए, 5,000 चाहिए, वो मुझे सस्ती करवा दूंगा 5,000 चाहिए तो 10,000 ले लेगा, 5 उंगली से 5 उंगली से। अब जो मेडिएटर है इसको बिकवा रहा है, मान लीजिए कार है इसको बिकवा रहा है, इस फोन को बिकवा रहा है, तो उस पर जो खासतौर पर क्या होगा, उस पर जो लाभ होगा ना, उसको जो मेडिएटर है उसकी जो आय होगी उस पर इसको शामिल किया जाता है जीडीपी में। अंतिम वस्तु तो आप सभी जानते हैं, ये बन करके फ्रेश हो गया, ये इसमें शामिल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है उत्पाद, मतलब कि आपका जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। औद्योगिक उद्यम प्रणाली, यह सूची खासतौर पर इन्वेंटरी मेथड होता है। इस विधि के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन होता है उसके कुल मूल्य को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया ना। हाँ, डबल काउंटिंग से बचने के लिए लास्ट डिजिट को लिया जाता है। आय मेथड की बात कर ले तो आय है मतलब कि देश में विभिन्न वर्गों की अर्जित आय को जोड़ा जाता है। आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त हो रही है। कई जगह से आपको इनकम होती है, कई बार आप रूम रेंट पर दे देते हैं, वहां से इनकम हो रही है। आपने बॉन्ड में पैसा लगा दिया, वहां से इनकम हो रही है। आपने शेयर खरीद रखे हैं, वहां से हो रही है। आपने किसी को लोन पे ब्याज पर पैसे दे दिए, वहां से रेंट मिल रहा है। आप कहीं नौकरी करते हैं, वहां से आपका कोई व्यापार बिजनेस है वहां के, तो कई क्या है, आपको कई बार गिफ्ट भी मिल जाता है, तो वो भी तो आय आ जाती है। उत्पत्ति के विभिन्न आप देखोगे साधनों द्वारा उपलब्ध शुद्ध आय की गणना की जाती है। देश के सभी नागरिकों की आय का योग इसमें आता है। तो भारत में आय को हम नहीं रखते हैं। जैसे इसमें देखो क्या क्या है सर, मजदूरी और पारिश्रमिक होता है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड आय होती है, कर्मचारियों के कारण कल्याण के लिए जो अंशदान होता है, लाभांश है, ब्याज है, अतिरिक्त लाभ है, लगान किराया होता है, सरकारी उद्यमों पर लाभ होता है और विदेशों से साधनों की शुद्ध आय भी इसके अंतर्गत आती है। एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि इसमें टोटल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या गवर्नमेंट्स जो
परचेस गुड्स एंड सर्विस आप ले रहे हैं, या नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहीं दूसरे देशों में एक्सपोर्ट वैल्यू और इंपोर्ट वैल्यू को घटा करके एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में होने वाले व्यय की कुल प्रवाह का योग किया जाता है और इसको 3 आधारों पर मापा जाता है। जैसे आप देखोगे साप्ताहिक भी होता है कि 7 दिन में आप कितना खर्च किए हैं, उसके साथ साथ कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, फिर उसमें 30 दिन का आता है, 7 दिन से 30 दिन का आप कहाँ किए हैं, 1 महीने का, फिर पूरा 364 दिन का भी इसके अंतर्गत आता है कि आप कितना कहाँ पर खर्च किए। क्लियर? चलो, तो यहां पर है आपका मेथड, आप इसको समझ सकते हैं। यह है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। देखो C + I + G और X - M। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, किन्स का फार्मूला याद है आपको? एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, इसके अंतर्गत C प्लस आपने कंजम्पशन किया होगा, आपने उसके साथ साथ आप देखोगे क्या किया होगा, कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपने कुछ सर्विस या फिर गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसा टैक्स वगैरह भी दिया होगा, उसके साथ साथ X - M आप कहीं देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे होगे, तो वहां से भी आपकी क्या है, आपका खर्च तो कर ही रहे हैं। उसके साथ है इनकम, तो इसमें बेसिस आपका क्या मिल रहा है, जैसे रेंट है आपका, क्या है इंटरेस्ट है, क्या है, कई बार आपका पेमेंट भी है, आपकी इनकम है वो भी है। प्रोडक्शन मेथड के अंतर्गत आप इसको रखते हैं GBA @ 1 को, तो GDP इसमें आ जाती है, तो इससे GDP निकाली जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन के संबंध में उत्पाद विधि और आय विधि तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग होता है। आपको बता दें यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, भारत में आय विधि को शामिल नहीं किया जाता है, व्यय विधि को और उत्पाद विधि को, ये 2 विधि हैं, ये ध्यान में रखना है। आय विधि भारत में शामिल नहीं होती है। राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है, थोड़ा सा इसको भी जरा जान लीजिएगा। तो विदेशों से प्राप्त उपहार होते हैं, बेरोजगारी भत्ता है, कोरोना वायरस पीड़ितों को जो आपको वित्त सहायता मिली थी, किसी होटल द्वारा सब्सिडी खरीदना, इन सब सब्जियां खरीदना, मतलब कि किसी कारखाने द्वारा बिजली का बिल भुगतान आदि इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। इन सब के अलावा गृहिणियों द्वारा घरेलू काम करना, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आता है, इस पे बहुत ज्यादा मुद्दा भी रहता है। अपने किचन गार्डन में घरेलू तरीके जो सब्जियां उगाने जैसे आम, ठीक है, आराम की गतिविधियां होती हैं। कार खरीदने के लिए दोस्त के लिए जो गिफ्ट होता है, पहले ये कितना था, इसको 50,000 तक रखा गया, इससे अगर आप ज्यादा आप कोई गिफ्ट दोगे 50,000 से ऊपर का तो टैक्स लग जाएगा या उसमें शामिल हो जाएगा। विदेश में काम करने वाले बेटे से एक या बेटी से एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त जो किया गया धन होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है। यहां पर कुछ मोटिवेशन डाल दिया गया है आपके लिए कि मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, अरे मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनको बहुत कुछ मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस मोटिवेशन के साथ में हम आज की क्लास को, ये आपका QR है एजुकेशन बायर, जो आपका टेलीग्राम है, वहां पर इसको स्कैन कर ले, वहां आपको ले जाएगा, वहां से इसका PPT आपको मिल जाएगा। तो प्रिय व्यूवर्स, प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका सेशन जिस पे हमने कंप्लीट आपसे प्लस करंट आपका इसमें अपडेट करते हुए चीजों को हमने देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक आवश्यक रूप से दें, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। एक बार पुनः मैं मिस्टर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। मन लगा के पत्रिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए एक सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।